V18 अध्याय 171 एसिड संक्षारण रानी मधुमक्खी का क्रूर सौंदर्य शास्त्र। अनुवादक एटलस स्टूडियो, संपादक एटलस स्टूडियोज। लिन युआन गोल्ड आई लीजेंड एसिड कोरोजन क्वीन बी के सच्चे डेटा का बहुत इंतजार कर रहा था। फे नाम एसिड कोरोजन क्वीन बी। फे प्रजाति वेस्पिडे बैक्ट्रोसेरा। फे ग्रेड स्वर्ण 1/10। फे प्रकार स्रोत जहर। फे क्वालिटी किंवदंती। क्षमताएं विंग्स टेल था अपने पंखों को तेज गति से फड़फड़ाता है। तेज गति से फड़फड़ाने वाले परावर्तक पंख एसिड कोरोजन क्वीन बी को छिपकर चलने में मदद करते हैं। हड्डी भेदने वाले डंक अति कठोर और प्रभावशाली घूमने वाले डंक तेजी से गहरी चोट पहुंचाते हैं। परजीवी प्यूपा एसिड कोरोजन रानी मधुमक्खी के अगले पैरों पर लगे डंक मारते समय लक्ष्य के शरीर में तेजी से अंडे देने वाले परजीवी प्यूपा को छोड़ सकते हैं। एसिड निगलने वाले लावा पर्याप्त एसिड के साथ एसिड संक्षारण रानी मधुमक्खी कई एसिड निगलने वाले लावा को जन्म देगी, जिसका उपयोग भोजन के रूप में किया जा सकता है ताकि इसकी खपत की गई ऊर्जा और विष भंडार को तेजी से बहाल किया जा सके। विशिष्ट कौशल। 2 स्ट्राइक किल। 2 पेट के डंक में 2 अलग अलग तरह के एसिड संक्षारक विष होते हैं। यदि पेट के डंक लक्ष्य के एक ही हिस्से पर लगते हैं तो दोनों प्रकार के विष लक्ष्य के हिस्से को तुरंत नष्ट कर देंगे। जब लिन युआन ने एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी की क्षमताओं को देखा तो वह अचानक आलोचना करने से खुद को रोक नहीं सका। कितना क्रूर चाटुकार है। विंग्स टेल था इसकी गुप्त क्षमता को काफी हद तक बढ़ा सकता है। रेड थॉर्न और एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी का एक संयोजन था। रेड थॉर्न बीजाणु छोड़ता था जिससे बच्चे रामेट और रामेट पैदा होते थे और फूलों का समुद्र फैल जाता था। मांस की एक बड़ी मात्रा की अनुपस्थिति में लाल कांटा ने फूलों के समुद्र को फैलाने के लिए अपने शरीर की ऊर्जा का उपभोग किया। इसलिए फूलों का समुद्र मिलस्टोन टाउन के दौरान उतना चौंकाने वाला नहीं था और वहां उतने बच्चे रामेट और रामेट नहीं थे। स्टार वेब में लड़ते समय रेड थॉर्न, जो अब एक कांस्य स्रोत प्रकार का जीवन रूप था, अपने फूलों के समुद्र के साथ सिल्वर फे के खिलाफ भी प्रतिस्पर्धा कर सकता था। हालांकि स्पो ग्रोथ के चाइल्ड रैमेट्स और रैमेट्स का उद्देश्य समान ग्रेड के फे पर सीधा प्रहार करना नहीं था। इसके बजाय यह एक फील्ड कंट्रोल क्षमता थी। रेड थॉर्न द्वारा उत्पन्न फूलों का समुद्र दुश्मन के परियों की हरकतों को बहुत हद तक सीमित कर सकता है। उस समय विंग्स टेल का उपयोग करने वाली एसिड कोरोजन क्वीन भी एक आदर्श हत्यारा होगी। अस्थि भेदक डंक फे के कवच को भेद कर लक्ष्य की हड्डियों को गंभीर क्षति पहुंचा सकते हैं। हालांकि लिन युआन की पुतलियां परजीवी प्यूपा में सिकुड़ गईं। ये कितनी क्रूर क्षमता थी। लिन युआन ने एसिड कोरोजन रानी मधुमक्खी के डंक को सामने से जांचा और पाया कि वे खोखले थे। उन्होंने हमेशा सोचा था कि खोखले डंक का उपयोग लक्ष्य के शरीर में एसिड इंजेक्ट करने के लिए किया जाता है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे लक्ष्य के शरीर में शीघ्र ही फूटने वाले परजीवी प्यूपा को छोड़ देंगे। इसमें एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी के विकास के समान ही परिस्थितियां थीं। प्यूपा अपने लक्ष्य के शरीर में सबसे अधिक अम्लीय अंगूतक की खोज अपनी प्रवृत्ति के आधार पर करता है तथा उसके बाद उसमें छेद करके बच्चे को जन्म देता है। ये कहने जैसा था कि जब एसिड कोरोजन क्वीन बी ने इसे लक्ष्य के शरीर में इंजेक्ट किया तो परजीवी प्यूपा अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार लक्ष्य के पेट में छेद कर देगा। फिर प्यूपा मजबूत गैस्ट्रिक एसिड की मदद से बाहर निकलेगा। परजीवी प्यूपा परजीवी लक्ष्य पर किस प्रकार की यातना देगा। एपिडर्मिस और मांस को फाड़ने और पेट में ड्रिलिंग करने का दर्द कुछ ऐसा था जिसकी लिन युआन कल्पना भी नहीं कर सकती थी। इसके अलावा पेट में पैदा होने वाले परजीवी प्यूपा लक्ष्य के शरीर से भारी मात्रा में गैस्ट्रिक एसिड और पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। लिन युआन को पता था कि एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी ने रेड थॉर्न के माउथ ऑफ रिलिंक्विश से कितना एसिड और ऊर्जा अवशोषित की थी। भले ही साधारण जीवों के शरीर में भारी मात्रा में ऊर्जा होती है, फिर भी उनमें इतना अधिक अम्ल कैसे होगा। अवशोषित गैस्ट्रिक एसिड की भारी मात्रा से लक्ष्य के पेट की पूरी कार्यप्रणाली नष्ट और कमजोर हो जाएगी। यदि अंडे से निकले परजीवी प्यूपा को यह महसूस हो जाता है कि गैस्ट्रिक एसिड पर्याप्त नहीं है तो वह एसिड को अवशोषित करने के लिए अन्य अंगों में छेद कर देता है। अगर लक्ष्य के शरीर में एसिड हैचिंग की स्थिति तक नहीं पहुंचता तो वह हैचिंग नहीं कर पाता। फिर भी लक्ष्य का शरीर संभवतः पहचान से परे नष्ट हो चुका होता। लेकिन यदि लक्ष्य के शरीर में एसिड परजीवी प्यूपा के फूटने के लिए पर्याप्त हो तो ये दुश्मन के फूटने के समान होगा। परजीवी प्यूपा एसिड कोरोजन रानी मधुमक्खी के आदेश पर लक्ष्य के शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये परजीवी प्यूपा क्षमता क्रूर और भयानक थी। बेशक परजीवी प्यूपा की अपनी कमजोरी थी। एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी को लक्ष्य की एपिडर्मिस में घुसना पड़ता है ताकि वह परजीवी प्यूपा को लक्ष्य के शरीर में छोड़ सके। हालांकि बोन पेनेट्रेटिंग स्टिंगर्स ने इस कमजोरी को पूरी तरह से हल कर दिया। क्या आपको पता है कि सफ़ेद दाग मिट सकते हैं? इसे देखें। कनाडा से जुड़ी फिल्म ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएगी। अस्थि भेदक डंक की रक्षा भंजन क्षमता ने एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी को एपिडर्मिस के नीचे परजीवी प्यूपा को छोड़ने की अनुमति दी। इसके अलावा रेड थॉर्न की कवच भेदी बैलें कवच को भी भेद सकती थीं।
लिन युआन को कभी समझ नहीं आया था कि एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी को उसका नाम कैसे मिला, लेकिन एसिड निगलने वाले लावा को देखने के बाद उसे अंततः समझ में आया कि ऐसा क्यों है। एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी स्वभाव से अत्यंत क्रूर स्रोत प्रकार का जीवन रूप था। एक रानी मधुमक्खी एक पूर्ण छत्ते में प्यूपा को जन्म देती है, लेकिन सभी प्यूपा उसके लिए उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए राशन से अधिक कुछ नहीं होते। एसिड निगलने वाले इन लावा की वजह से एसिड कोरोजन क्वीन बी की लड़ाई में सहनशक्ति काफ़ी बढ़ गई थी। हालांकि ये मारने के सबसे शक्तिशाली साधन नहीं थे, बल्कि यह एक विशेष कौशल था जो उसने कांस्य में सीखा था, 2 स्ट्राइक किल। एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी के पेट पर 2 तीखे डंक थे जिनमें 2 अलग अलग तरह के मधुमक्खी के जहर थे। ये सुपर टॉक्सिक मधुमक्खी के जहर अकेले मारने के लिए शक्तिशाली नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर वे संपर्क में आते हैं तो एक बेहद मजबूत प्रतिक्रिया तुरंत होती है और लक्ष्य के शरीर का वह हिस्सा विघटित हो जाता है जो मिश्रित मधुमक्खी के जहर के संपर्क में आता है। 2 स्ट्राइक किल की सबसे शक्तिशाली बात यह थी कि इसे कवच को भेदने की आवश्यकता नहीं थी। यहां तक कि अगर इसके उद्रीय स्ट्रिंगर्स ने लक्ष्य के कवच में 2 विषों को इंजेक्ट कर दिया तो वे एक बड़ी प्रतिक्रिया उत्पन्न करेंगे जो लक्ष्य के कवच के हिस्सों को विघटित कर देगा। फिर लिन युआन ने एसिड कोरोजन क्वीन बी के 2 स्ट्राइक किल का परीक्षण किया। उसने अपने हाथ में जंग लगे और विघटित धातु आध्यात्मिक अवयवों को देखा और इसके विशेष कौशल की शक्ति को बेहतर ढंग से समझा। अगर एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी ने अपने पेट के डंक से उन प्लेटिनम डिफेंस टाइप फे को डंक मारा जो बहुत मजबूत नहीं थे, तो संपर्क में आने वाले हिस्से हिंसक रूप से जंग खा जाएंगे और यहां तक कि बिखर भी जाएंगे। हालांकि प्लेटिनम फे के एक हिस्से को अपने पेट के डंक से 2 बार मारना उसके लिए मुश्किल था। लिन युआन इस गोल्डाइट लीजेंड स्रोत प्रकार एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी से बहुत प्रसन्न था। रेड थॉर्न की लताओं के बीच उसे आराम से फड़फड़ाते हुए देखकर वह एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी की सतह के पीछे की क्रूरता के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका, विशेष रूप से उसके 2 उदर डिंकों के बारे में जो 2 स्ट्राइक किल का उपयोग कर सकते थे। जैसा कि कहावत है, ततैया के डंक से ज़्यादा जहरीला कुछ नहीं होता। प्रकृति में रानी मधुमक्खी छत्ते में कॉलोनी बनाने के लिए जिम्मेदार होती है, जो एसिड कोरोजन रानी मधुमक्खी के मामले में नहीं था। इसने एसिड स्वेलोइंग लावा नामक संतान पैदा की जो राहत देने वाला भोजन था जिसे इसने पहले से बचा कर रखा था। जब एसिड कोरोजन रानी मधुमक्खी ने रेड थॉर्न को खुश करने की कोशिश की तो वह सबसे वफादार चाटुकार प्रतीत हुई, लेकिन वह अपनी संतानों और दुश्मनों के प्रति बहुत क्रूर थी। इसे विरोधाभास तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह विरोधाभास काफ़ी सम्मोहक था। लिन युआन ने अपने शरीर को फैलाया और रेड थॉर्न और एसिड कोरोजन क्वीन बी को, जो उसके शरीर में रह रहा था, वापस पत्ती के आकार के डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स में रख दिया। दोनों को बहुत ज़्यादा पोषण की ज़रूरत थी और अब उनके लिए ऐसा करने का सबसे अच्छा समय था। लिन युआन ने आराम करने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि चिमी को बुलाया। जब उसे बुलाया गया तो वह थोड़ा चकित दिख रहा था। वह पहले बहुत शोरगुल मचाता था और चिपचिपा रहता था, लेकिन अब वह कठोर भाव से भौहें चढ़ा रहा था, जिससे लिन युआन को चिंता हो रही थी। चिमी निराश क्यों था? युआन चिमी से बात करते हुए थोड़ा चिंतित था। हालांकि जब उसने अपनी आध्यात्मिक उतार चढ़ाव के बारे में बताया तो वह चौंक गया। जैसे ही उसने उसे उत्सुकता से उड़ते हुए देखा, उसने अपना गला साफ किया और कहा, यदि आप मानव रूप में बदलना चाहते हैं तो आपको सुजरेंट मिथ 2 में विकसित होना होगा। लिन युआन थोड़ा उलझन में था कि चिमी ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है। वह हमेशा खुशमिजाज स्वभाव का था और हर दिन उसके पास रहता और गाने गुनगुनाता रहता। दिन भर बेफिक्र रहने वाला चिमी कब मानव रूप में रूपांतरित होने के प्रति इतना जुनूनी हो गया। यदि जीनियस आसपास होता तो वह निश्चित रूप से कुर्सी के नीचे छिप जाता और अपने छोटे पंजे से अपनी आंखों को ढक लेता, लिन युआन की ओर देखने की हिम्मत नहीं करता। लिन युआन ने पिछले कुछ दिनों से जीनियस के टूल ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उसे चश्मे या मास्क में नहीं बदला था। इसलिए निष्क्रिय जीनियस स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में फिर से चिमी का लाइव स्ट्रीमिंग मैनेजर बन गया था। जीनियस की वापसी ने व्यस्त चिमी को बचा लिया था। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान जीनियस ने चिमी की सभी तरह की समस्याओं को सुलझाने में मदद की थी। जिस प्रकार चिमी अन्य लाइव स्ट्रीमर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने गया था, उसी प्रकार जीनियस, 1000 प्रश्नों वाला जानवर, ने समस्याओं को पूरी तरह से हल करने में उसकी मदद की थी। जीनियस की तेज आंखों और पंजों के बिना प्रतियोगिता के दौरान जब गिफ गायब हो जाता तो चिमी अपना असली रूप प्रकट कर देती। हालांकि चिमी के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में बहुत कुछ हुआ था। सबसे पहले दूसरे सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले प्रशंसक ने शीर्ष वाले को पीछे छोड़ दिया, जिससे उसके लाइव स्ट्रीमिंग रूम में काफ़ी दिलचस्पी पैदा हो गई। फिर किसी ने कमेंट बॉक्स में एक फ़ैन मीटिंग के बारे में लिखा। चिमी को ये जानने के बाद कुछ विचार आने लगे कि यह क्या था। ये सोचकर कि यह तो मात्र एक पक्षी है, वह आह भरने से स्वयं को रोक नहीं सका। चिमी की नज़र में लिन युआन हमेशा से सर्वशक्तिमान था, इसलिए उसने उससे पूछा था कि वह मानव रूप में कैसे बदल सकता है। वास्तव में लिन युआन के शब्दों ने उसके सवाल का जवाब दिया।
लिन युआन का जवाब सुनकर चिमी तुरंत खुश हो गई। उसका दिमाग सुजरेंट मिथ 2 में विकसित होने, मानव रूप में बदलने और फिर फैन मीटिंग को भव्य रूप से आयोजित करने के विचार से भर गया। उसे बस इसके बारे में सोचकर ही खुशी महसूस हुई। जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह खुद को थोड़ा घबराए बिना नहीं रह सका और संकोच महसूस करते हुए चुपके से लिन युआन की ओर देखने लगा। आखिरकार लिन युआन को नहीं पता था कि यह गाना था। चिमी ने सोचा, क्या होगा अगर युआन को पता चल गया और वह स्टार वेब पर मेरी लाइव स्ट्रीमिंग से नाखुश हो गया। हालांकि उसकी राय में लिन युआन उसे चिंतित रूप से देख रहा था। फिर वह खुशी से उसके कानों पर कूद गया और अपने सिर से उसके कान के किनारे के बालों को सहलाया। चिमी ने सोचा, युआन मेरे लिए कितना अच्छा है। वह मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करेगा। अगर उसे मेरा गाना पसंद नहीं है तो मैं स्टार वेब पर अब और नहीं गाऊंगा। मैं सिर्फ उसके लिए गाऊंगा। लिन युआन ने देखा कि चिमी के मन में पहले तो बहुत बोझ था, लेकिन अब वह बहुत खुश था। वह अपनी उंगली से चिमी के सिर को सहलाने से खुद को रोक नहीं सका। वह अभी भी अंधेरे में था और सोचता था कि चिमी अभी इतनी भावुक इसलिए है क्योंकि वह यौवन अवस्था में पहुंच चुकी है। चिमी उसके कान से उड़कर नीचे आए और उस पर कूदने से पहले उसकी उंगलियों के सिरे पर आ गिरी। कुछ देर चिमी के साथ खेलने और उसे अपने सामान्य जीवंत रूप में वापस आते देखने के बाद लिन युआन को राहत मिली। उसने उसे देखा और सख्ती से कहा, चिमी, अगर तुम मानव रूप में बदलना चाहते हो तो एक काल्पनिक नस्ल में विकसित होना तुम्हारे भविष्य के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा। अगर कोई अनुबंधित फे के विकास के बारे में वह सबसे ज्यादा चिंतित था तो वे निस्संदेह चिमी और जीनियस होंगे। चिमी पहले एक साउंड बर्ड था जो सॉन्गस्ट्रेस बर्ड में विकसित होने में विफल रहा था। हालांकि यह एक्सट्रीम क्लाउड एजोर बर्ड में विकसित हो गया था और एक ऐसा रास्ता अपनाया था जो पहले कभी किसी साउंड बर्ड ने नहीं अपनाया था। इसलिए चिमी को विकास के मामले में साउंड बर्ड परिवार का अग्रणी कहा जा सकता है। लिन युआन वह व्यक्ति था जिसने जीवन के इस महान चमत्कार को रचा था। उसने चिमी को, जिसे जन्म के समय ही त्याग दिया गया था, एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया था जिस पर उसे खुद ही बाधाओं को पार करना था। यह रास्ता भले ही अवरोधपूर्ण और कठिन हो, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे चमकदार था। चिमी ने लिन युआन की गंभीरता को महसूस किया और वह भी बहुत गंभीर हो गया। जब उसने सुना कि यह मानव रूप में बदलने की उसकी पहली कोशिश थी तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसका छोटा शरीर अदम्य दृढ़ संकल्प से भर गया। लिन युआन ने विलपावर रून को बुलाया, जिसे उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से नाजुक उगते सूरज से समझा था। ये विलपावर रून चिमी के साफ आसमान के लिए बिल्कुल सही था और वह ये भी चाहता था कि यह इसी रास्ते पर विकसित हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब यह विकास की एक सामान्य दिशा चुनता था तभी बाद का विकास व्यापक और सहज हो सकता था। जिस क्षण लिन युआन ने विलपावर रून को बुलाया, चिमी पर बादलों के पैटर्न चमक उठे। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और इस ट्वाइलाइट विलपावर रून की ओर उड़ी और फिर उसके साथ विलीन हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे चिमी भोर की पहली किरण में डूब गई हो। इस चमकदार धुंधलके में वह लगातार चहक रही थी, उसकी आवाज़ दर्द से भरी हुई थी। जब लिन युआन ने तीक्ष्ण लौह सींग वाले बैल को ऑब्सीडियन लौह जंगली बैल में रूपांतरित होते हुए देखा तो उसने जाना कि जीवन का विकास कांटों पर नंगे पांव चलने वाला एक मार्ग है जो कायापलट के मार्ग की ओर कदम दर कदम खुद को तेज करता है। चिमी की दर्दनाक चहचहाहट सुनकर लिन युआन का दिल दुख गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका क्योंकि इसके पीछे एक नया जीवन पनप रहा था। उसी समय उसने अचानक एक ऐसी आवाज़ सुनी जो चिमी की पिछली चीख के समान ही थी, फिर भी अधिक सुखद और स्पष्ट थी। इस स्पष्ट पुकार में हवा, वर्षा की बूंदें, हवा से उड़ती हुई गेहूं की बालियां, भोर की पहली किरण की छाया, धूल को धोती हुई ओस और ठंडे हरे बेर शामिल थे। ये ध्वनि प्रकृति की गहराइयों में सबसे अधिक सारगर्भित प्रतीत हो रही थी, जो पूरी सूक्ष्मता और स्पष्टता के साथ अंकित थी। चिमी के कायापलट के बाद धुंधलका गायब नहीं हुआ बल्कि और अधिक तीव्र हो गया। लिन युआन ने इस आनंदमय प्रकाश से एक छोटे से पन्ना नीले पक्षी को उड़ते हुए देखा, जिसके माथे पर कुछ पंख उगे हुए थे, जिससे वह असामान्य रूप से नर्म और सुंदर लग रहा था। उसके पन्ना नीले पंख गुंबद के ऊपर शुद्धतम नीले आकाश की तरह लग रहे थे। जब ये पक्षी फड़फड़ाता था तो उसके ऊपर बने बादलों के पैटर्न से धुंध उठती थी और उसके पंखों पर बने बादलों के पैटर्न से ऐसा लगता था मानो तारे बन गए हों। जब चिमी अपने पंख फड़फड़ा रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे बादलों में तारे चमक रहे हों। जब उसने लिन युआन को देखा तो वह उसके पास नहीं गया, बल्कि प्रजनन कक्ष में एक स्पष्ट आवाज़ निकाली, खुशी से उसे अपनी क्षमता दिखाई। फिर ऐसा लगा जैसे प्रजनन कक्ष में एक वैभव फैल गया हो। लिन युआन को पता था कि चिमी अपने विशेष कौशल, साफ आकाश का उपयोग कर रहा था। सूरज की रोशनी खिड़की के माध्यम से सीधे बाहर से उस तक पहुंच रही थी। उस पल में चिमी, जो मुट्ठी के आकार से भी छोटा था, अचानक इस वैभव में लिपटा हुआ था। उसके पंखों पर चमकदार रोशनी की एक परत जल उठी और उसके मूल पन्ने नीले पंख हल्के सुनहरे रंग में बदल गए, जो सोने का रंग नहीं था, बल्कि ये सूरज की चमक की चमकदार चमक और आभा थी। उस समय चिमी के पंखों का फैलाव लगभग 1 मीटर लंबा था।
उसके शरीर पर बादलों के पैटर्न बादलों को छू रहे थे और बादलों के पैटर्न के बीच तारे अचानक चमक रहे थे। जब तारे आपस में टकराते थे तो ऐसा लगता था जैसे वे पूर्व से उगते सूरज में विलीन हो गए हों। लिन युआन ने चिमी के शरीर से राजसी ऊर्जा महसूस की। वह चहचहाया और उसे अपना परिवर्तन दिखाया, लेकिन इससे पहले कि वह आधा मिनट भी टिक पाता, उसके शरीर की चमक गायब हो गई और वह वापस एक छोटे पन्ने नीले रंग के पक्षी में बदल गया। लिन युआन ने चिमी को देखा जो उसकी बाहों में सो गया था। उसने एक असहाय और स्नेही मुस्कान प्रकट की। अगर उसने उसे जल्दी से नहीं पकड़ा होता तो वह सिर के बल जमीन पर गिर जाता। जब उसने उसके माथे पर थोड़े ऊपर की ओर उठे हुए पंख और बादलों के पैटर्न पर नए सितारे देखे तो वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। सौंदर्य शास्त्र के आधार पर कुछ छोटे एवियन फे की तुलना चिमी से की जा सकती है। चिमी के दृश्य अब वास्तव में अद्वितीय थे। यदि यह शीर्ष 10 सबसे सुंदर परियों के चयन में भाग लेने के लिए गया तो ये सूची में उच्च स्थान पर हो सकता है। उस समय लिन युआन ने फैंटेसी ब्रीड चाइमी की जांच करने के लिए मोबियस के ट्रू डेटा का उपयोग किया। चिमी अब स्ट्रीम क्लाउड एज और बर्ड नहीं रह गया था। जब यह एक फैंटेसी ब्रीड में विकसित हुआ तो यह ट्वाइलाइट स्टारबर्ड में भी रूपांतरित हो गया। जैसे ही लिन युआन ने सोती हुई चिमी को देखा, उसके दिल में गर्व की एक अवर्णनीय भावना पैदा हो गई। तो फिर फीनिक्स के निर्वाण के बारे में क्या? ये बस एक फीनिक्स था जो फीनिक्स में विकसित हो रहा था। हालांकि चिमी एक परित्यक्त साउंड बर्ड से एक काल्पनिक नस्ल ट्विलाइट स्टारबर्ड में विकसित हो गया था। एक लंबी नींद के बाद वह इत्मीनान से उठा। वह अभी भी कुछ कमज़ोर था, इसलिए उसे ठीक होने में आधा दिन लग गया। फिर वह लिन युआन के कानों के पास उड़ गया, स्पष्ट रूप से उसे अपना विशेष क्षेत्र मानते हुए। लिन युआन ने कुछ देर तक चिमी के साथ खेलने के बाद उसके साथ स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश किया और उसे अंदर बढ़ाना शुरू कर दिया। जैस्मिन लिली की तरह लिन युआन ने चिमी को ब्रॉन्ज एक्स फैंटेसी आई में विकसित करने में लगभग 1 महीना बिताया। 1 महीने के बाद उन्होंने इसे सिल्वर आई फैंटेसी आई में विकसित किया। उसने उसकी स्थिति को महसूस किया और आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। इस काल्पनिक नस्ल के फे ने हर स्तर पर आश्चर्यजनक परिवर्तन का अनुभव किया। ये प्रजातियों के जीवन इतिहास में एक धारा जैसा कायापलट था। चिमी के ट्वाइलाइट स्टारबर्ड में विकसित होने के बाद इसका प्रकार ध्वनि क्यूई से ध्वनि प्रकाश में बदल गया था। सामान्य विकास के आधार पर चिमी का क्यूई प्रकार आसानी से गायब नहीं होगा क्योंकि यह एक काल्पनिक नस्ल में बदल गया है। जब यह हेलीक में था तो यह इसलिए था क्योंकि इसने क्यूई प्रकार विशेषता को समझ लिया था कि यह एक स्ट्रीम क्लाउड एज्योर बर्ड बन गया, जिससे इसे ध्वनि प्रकार से आगे जाने और व्यापक पथ अपनाने की अनुमति मिली। हालांकि ये ट्वाइलाइट विलपावर रून के साथ जुड़ गया था और इसका क्यूई प्रकार बदल दिया गया था। सैद्धांतिक रूप से इसके ध्वनि प्रकार को बदल दिया जाना चाहिए था। लिन युआन को यह नहीं पता था कि चिमी, जो उस पर कूद रही थी, अपनी ध्वनि प्रकार के प्रति इतने गहरे जुनून से भरी हुई थी। जब चिमी पहली बार लिन युआन से मिली थी तो वह अंतर्मुखी और संकोची दोनों थी। एक ध्वनि पक्षी के रूप में जो एक गायिका पक्षी में विकसित होने में विफल रहा था, वह उस समय एक पूरा गाना भी नहीं गा सकता था। लिन युआन की कंपनी ने चिमी के जीवन से धूल साफ कर दी थी और ट्वाइलाइट विलपावर रून की तुलना में अधिक गर्म प्रकाश डाला था। ये वही था जिसने बड़ी मेहनत से उसे पहला गाना बार बार सिखाया था और उसे यह सोचने नहीं दिया कि वह एक कमज़ोर ध्वनि पक्षी है जिसे छोड़ा जा सकता है। ये वह भी था जिसने चिमी को यह बताया था कि लाड़ प्यार में कैसा महसूस होता है, साथ ही उसे कदम दर कदम वर्तमान तक विकसित होने और ट्वाइलाइट स्टारबर्ड बनने दिया था। लिन युआन ने उस समय जो सरल गीत सिखाया था वह चिमी और लिन युआन की मुलाकात का गवाह था। इसलिए ये गीत उसके दिल में जुनून था। वह मरते दम तक इसे मिटाने को तैयार नहीं था। ये सब उसका जुनून था और साउंड बर्ड्स के विकास के इतिहास में एक चमत्कार था जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। जीवन में प्रतिदिन चमत्कार घटित होते रहते हैं क्योंकि विभिन्न चमत्कारों के कारण ही जीवन की लंबी नदी इतने भव्य पैमाने पर विकसित हुई है। लिन युआन ने चिमी के सच्चे डेटा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। फे नाम ट्वाइलाइट स्टारबर्ड। फे प्रजाति प्लम स्पैरो स्टारलाइट पक्षी। फे ग्रेड रजत 1/10। फे प्रकार ध्वनि प्रकाश। फे क्वालिटी फैंटेसी आई। क्षमताएं ध्वनि जोड़ ध्वनि से बनने वाली 3 तीखी कीलें एक निर्दिष्ट लक्ष्य पर दागें। बिखरा हुआ प्रकाश अपने शरीर से जलने और नियंत्रण प्रभावों के साथ बिखरे हुए प्रकाश की किरण उत्सर्जित करता है। सूर्य प्रकाश किरणें सूर्य से विभिन्न किरणें उत्सर्जित होती हैं जो लक्ष्य को नकारात्मक रूप से कमजोर कर देंगी। विशिष्ट कौशल साफ आसमान। साफ चहचहाहट के बाद बादल छंट जाते और आसमान साफ हो जाता। दीप्तिमान शरीर सूर्य की शक्ति को तेजी से अवशोषित करें और शरीर में एकत्रित सौर ऊर्जा की विशाल मात्रा से एक दीप्तिमान शरीर बनाएं। चिमी के प्रकार में परिवर्तन के कारण टर्बुलेंस, जिसे उसने एलीट में समझा था, बिखरी हुई रोशनी में बदल गया था। जब वह अपने पंख फड़फड़ाता था तो वह जलने और नियंत्रण प्रभावों के साथ प्रकाश की बिखरी हुई किरण उत्सर्जित करता था। व्हाइट डार्ट को ठीक है। खैर आयुर्वेदिक तरकीब से प्यार को लेकर कंफ्यूज हैं।
कन्फर्म करने का तरीका यहाँ देखें। टर्बुलेंस की तुलना में स्कैटर्ड लाइट में स्पष्ट रूप से अधिक मारक शक्ति थी, लेकिन इसकी नियंत्रण क्षमता बहुत कमजोर थी। लिन युआन ने असहाय होकर सूर्य की किरणों की आलोचना की जो उसने सिल्वर पर समझी थी। वह अपने आप को रोक नहीं सका और उसके छोटे से मस्तिष्क में घुसकर देखना चाहता था कि वह वास्तव में क्या सोच रहा था। इतने सुंदर चमकते सूर्य की संध्या में लक्ष्य को कमजोर करने और नियंत्रित करने के लिए उसने सभी प्रकार की हानिकारक किरणों को कैसे समझ लिया था। सूर्य की किरणों में सभी प्रकार की हानिकारक किरणें थीं, जिनका जीवन के लिए विकिरण जैसा विनाशकारी महत्व था। जब चिमी ने इन किरणों का इस्तेमाल लक्ष्य पर किया तो इससे चक्कर आना, मतली जैसे नकारात्मक प्रभाव हो सकते थे और कवच को भेदने में मदद मिल सकती थी। इसे एक सर्वांगीण कमजोर करने वाले प्रभाव के रूप में गिना जाता था। केवल वे लोग ही जानते होंगे जिन्होंने स्टार वेब पर लड़ाई लड़ी थी कि सूर्य की किरणों का कमजोर करने वाला प्रभाव कितना मजबूत था। लिन युआन ने रेडिएंट बॉडी में भयानक ऊर्जा को महसूस किया था जब चिमी ने इसे पहले इस्तेमाल किया था। चिमी ने सूर्य की रोशनी की शक्ति का इस्तेमाल खुद पर किया था और उसके शरीर पर जलने वाली चमकदार लपटों ने उसके शरीर के आकार को बहुत बढ़ा दिया। उस पल में जो विनाशकारी शक्ति थी उसे बस एक इक्का कहा जा सकता है। हालांकि यह अपने दीप्तिमान शरीर में ज्यादा समय तक नहीं रहा, सिर्फ 30 सेकंड या उससे ज्यादा। उसके बाद इसकी आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई थी और इसकी सहन शक्ति समाप्त हो गई थी, जिसके कारण ये गहरी नींद में सो गया। हालांकि चिमी ने अपने दीप्तिमान शरीर के साथ केवल एक संक्षिप्त विस्फोट किया था, ये भी लिन युआन के ट्रम्प कार्ड में से एक था। जब ये पहले सिल्वर फैंटेसी नस्ल में विकसित हुआ तो उन्होंने इसे रेडिएंट बॉडी का उपयोग करने दिया और महसूस किया कि रेडिएंट बॉडी आधे मिनट से लेकर लगभग 1 मिनट तक चलती है। इस बार लिन युआन ने ध्यान से उसके दीप्तिमान शरीर में निहित ऊर्जा को महसूस किया। यदि यह ऊर्जा तुरंत विस्फोटित हो जाए तो इससे उत्पन्न प्रभाव गोल्ड एसिड कोरोजन क्वीन मधुमक्खी की पूरी ताकत से लगभग 2 गुना शक्तिशाली होगा। इसके अलावा चिमी अपने दीप्तिमान शरीर के साथ शारीरिक हमलों पर निर्भर नहीं था, बल्कि उस चमकदार प्रकाश लौ की जलने की क्षमता पर निर्भर था। इसके द्वारा सीखे गए 2 विशिष्ट कौशलों में से एक क्लियर स्काई का उपयोग रेडिएंट बॉडी के साथ पूरी तरह से किया जा सकता था, क्योंकि यह सुनिश्चित कर सकता था कि यह सूर्य या तारों से प्रकाश को अवशोषित कर ले, चाहे स्थिति कैसी भी हो। साथ ही सूर्य की किरणें रेड थॉर्न और एसिड कोरोजन क्वीन बी को लक्ष्य को कमजोर करने में मदद कर सकती हैं। इस तरह लिन युआन के मौजूदा फे एक दूसरे को युद्ध प्रणाली के एक सेट में पूरक कर सकते हैं। अगर वह अब स्टार टॉवर पर चढ़ता है तो वह अपनी चमेली लिली का उपयोग उपचार के लिए कर सकता है, स्पिरिट गैदर गोल्डफिश का उपयोग अपनी आध्यात्मिक शक्ति को फिर से भरने के लिए कर सकता है और ब्लू फ्लैश पर्पल बटरफ्लाई का उपयोग नियंत्रण के लिए कर सकता है। साथ ही जीनियस का टूल ट्रांसफॉर्मेशन मास्क और चश्मा उसे लक्ष्य की कमजोरियों को देखने की अनुमति दे सकता है। रेड थॉर्न, एसिड कोरोजन क्वीन बी और चिमी के प्रमुख हमलों के साथ अब उसके लिए 100वीं मंजिल तक पहुंचना और सेलेस्टियल सीढ़ी पर चढ़ना एक कठिन कार्य नहीं माना जाना चाहिए। करीब 2 महीने तक एकांतवास में रहने के बाद लिन युआन थोड़ा थक गया था। उसने जीनियस को उठाया जो बगल में बैठा था और चिमी जो लगातार चहक रहा था। वह लाउंज में सोफे पर झुक गया और अपनी आंखें बंद करके एक शानदार नींद सो गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे लिन युआन, चिमी और जीनियस 5 महीने पहले जिया क्षेत्र के फेस्टो में एक साथ सोने के लिए बैठते थे। उसके चेहरे का भाव बहुत शांत और शांतिपूर्ण था। चिमी और जीनियस उसके युवा शरीर पर इस तरह झुके हुए थे मानो वे पूरी दुनिया पर झुके हुए हों। उसके कंधे चौड़े नहीं थे, लेकिन वे पहाड़ की तरह थे जो पूरी तरह से उनकी निर्भरता को सहारा दे रहे थे। समय बदल गया था, लोग भी बदल गए थे, परंतु उनके मूल इरादे नहीं बदले। उस समय वहां बीमार युवक, कुपोषित और परित्यक्त 100 प्रश्नों वाला जानवर और ध्वनि पक्षी था जो एक गायिका पक्षी में विकसित होने में असफल रहा था और उसे कचरे की तरह दे दिया गया था। उन सभी को नया जीवन मिला था। ये बीमार युवक बहुत पहले ही युवा पीढ़ी का एक दिव्य चमत्कार बन चुका था। अन्य 2 तिरस्कृत जानवर भी उस युवक के साथ बड़े हुए और ध्वनि पक्षी तथा 100 प्रश्न वाले जानवर के विकास के अग्रदूत बन गए जो अभूतपूर्व पथ पर आगे बढ़े। चूंकि पिछले 2 महीनों से उसे लगभग कोई आराम नहीं मिला था, लिन युआन बस थक गया था, इसलिए वह अब गहरी नींद सो रहा था और धीरे धीरे खर्राटे ले रहा था। चिमी लिन युआन की गर्दन में छिप गई, विशेष रूप से सहज दिख रही थी। हालांकि इसकी हल्की हरकतों ने जाहिर तौर पर जीनियस को जगा दिया। जीनियस ने म्याऊं की और लिन युआन की तरफ देखा, फिर उसने बगल के सोफे से अपने मुंह से एक तौलिया कंबल उठाया। उसने सावधानी से लिन युआन को कंबल से ढक दिया और उसमें लिपट गया, उसकी बाहों में झुक गया और गहरी नींद में सो गया। जब लिन युआन उठा तो उसे समय देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। वह वास्तव में पूरे 2 दिन सोया था और तुरंत महसूस किया कि उसका पेट बड़बड़ाहट के साथ विरोध कर रहा है। उसने सूखे खाने और फलों को निकाला जो उसने पत्ते के आकार के डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स में रखा था और उन्हें खा लिया। जब वह सोफे से उठा तो वह सतर्क था, क्योंकि उसे सो रहे जीनियस और चिमी के जागने का डर था।
हालांकि फलों की मिठास ने उन्हें उनके सपनों की दुनिया से जगा दिया। उन्हें जागते हुए देखकर लिन युआन ने जीनियस को प्लेटिनम केन लूफा और चिमी को प्लेटिनम अजवाइन की बेल खिलाई। वे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, उसके उन्हें खिलाने का इंतजार करने लगे। यह एक गर्मजोशी भरा दृश्य था। उसने केन लूफा को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और सेलरी वाइन को तोड़कर जीनियस और चिमी को खिलाया। फिर उसने उन्हें स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में संग्रहित किया और पूरी आत्मा के साथ प्रजनन कक्ष से बाहर चला गया। बाहर की धूप एकदम सही थी। देर से शरद ऋतु होने के बावजूद खिड़कियों के माध्यम से प्रजनन कक्ष में चमकने वाली उज्ज्वल और सुंदर धूप अभी भी गर्म थी। लिन युआन अभी प्रजनन कक्ष से बाहर निकला ही था कि उसने दरवाजे पर किसी को खड़ा पाया। वह लियू जी था। लिन युआन को देखते ही लियू जी ने तुरंत मुस्कुराहट बिखेरी। लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि लियू जी प्रजनन कक्ष के बाहर उसका इंतजार करेगी, इसलिए उसने पूछा, कीट रानी के काल्पनिक नस्ल में विकसित होने के बाद कैसा लग रहा है। लियू जी की आंखों में एक चमकदार चमक उठी जब उन्होंने लिन युआन को देखा और जवाब दिया, बहुत शक्तिशाली। लिन युआन जानता था कि लियू जी कोई बड़ी बात करने वाला व्यक्ति नहीं था। अगर उसने कहा कि यह बहुत शक्तिशाली है तो ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि काल्पनिक नस्ल बनने के बाद कीट रानी ने जो विशिष्ट कौशल हासिल किया था उससे लियू जी की युद्ध शक्ति में काफी सुधार हुआ था। लियू जी के चेहरे पर कोई आत्मसंतुष्टि नहीं थी, बल्कि गंभीरता थी। उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी छाती पर क्लास 2 क्रिएशन मास्टर शिखा के ऊपर अंकित छोटी ढाल को देखा। ये ढाल ही उसका सबसे अटल भाग्य होगा, जैसा कि उस समय उसके मन में था। लियू जी ने सोचा कि कीट रानी को एक काल्पनिक नस्ल में विकसित करके वह केवल ढाल पर मौजूद 2 सितारों की बेहतर सुरक्षा कर रहा था। शक्तिशाली होना सुरक्षा के लिए था। पहले वह दुनिया की रक्षा करता था, लेकिन अब वह अपनी आंखों के सामने युवक की रक्षा कर रहा था। जब लिन युआन और लियू जी रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन से बाहर निकले तो लिन युआन को अचानक वेन यू की याद आ गई। क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में एकांतवास में प्रवेश करने से पहले वेन यू ने मनोभूमि के विकास के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी ली थी। लिन युआन ने चेंग वू के बीटल के आकार के डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स को रेडियंस डॉलर से भरा हुआ उसे सौंप दिया था। चाहे जो भी हो, उसे जमीन विकसित करने के लिए पैसे खर्च करने ही थे। लगभग 2 महीने तक लिन युआन उसके बारे में थोड़ा चिंतित रही। यद्यपि वेन यू ने बड़ी जिम्मेदारी ली थी, लेकिन एक किशोर लड़की को पूरे मनों के निर्माण का काम सौंपना थोड़ा ज्यादा था। लिन युआन ने सोचा कि चूंकि लियू जी पहले ही प्रजनन कक्ष से बाहर आ गई थी, इसलिए उसे उसकी वर्तमान स्थिति पता होनी चाहिए। इसलिए उसने लियू जी को देखा और पूछा, वेन यू कैसा है। लियू जी ने वास्तव में कीट रानी को एक काल्पनिक नस्ल में विकसित करने के लिए बहुत कम समय लिया था। प्रजनन कक्ष में प्रवेश करने से पहले वह जानता था कि लिन युआन 2 महीने से अधिक समय तक एकांत में रहेगा। बाहर आने के बाद वह उस जमीन पर गया था जिसे लिन युआन ने 7,500 रेडियंस डॉलर से खरीदा था। वेन यू की मदद करने के लिए तैयार था। हालांकि उसने उसे एक दिन से भी कम समय के लिए मदद करने से पहले ही वापस खदेड़ दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके दिव्य संचालन के तहत लियू जी ने पाया था कि वह मदद करने की बजाय बाधा बन गया था। अब जब लिन युआन ने इसके बारे में पूछा तो वह शर्मिंदगी में अपना सिर खुजला रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसके लिए उसे सब कुछ बताना वाकई मुश्किल था। लियू जी के हाव भाव देखकर लिन युआन को लगा कि कुछ हुआ है। लेकिन जब वे जमीन पर पहुंचे तो लिन युआन के चेहरे पर भी लियू जी जैसा ही भाव था। वह अचंभित दिख रहा था। यदि कोई भी उनके हाव भाव देख लेता तो संभवतः उन्हें पुनर्जीवन के लिए मनोरोग विभाग भेज देता। लिन युआन को लगा कि उसके सामने का दृश्य आश्चर्यजनक था। एकांतवास में जाने से पहले ये खाली जमीन थी जहां पुरानी सुविधाएं थीं। अब यह एक सुंदर जागीर बन गई है। यहाँ का वातावरण स्वाभाविक रूप से रेडियंट मून पैलेस से अतुलनीय था, लेकिन निश्चित रूप से इसे शाही राजधानी के सर्वोत्तम वातावरणों में गिना जाता था। रास्ते के दोनों ओर मानव निर्मित झील के मोड़ पर तालाबों की 2 सुंदर पंक्तियां थीं। विशाल मनों में केवल 3 मंजिलें थीं, लेकिन ये लगभग 1000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसका डिज़ाइन सरल था और सभी प्रकार के शुभ चिन्हों से उकेरा गया था, जो अद्वितीय लग रहा था। वहाँ जैद से बनी पवन घंटियां भी थीं जो शरद ऋतु की हवा के बहने पर हल्की घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करती थी तथा मनों की छतों और बीमों के कोनों में एक काव्यात्मक सौंदर्य समेटे हुए थीं। मनों के सामने खुले स्थान पर कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इमारत के पीछे 3000 मीटर का बांस का जंगल लगाया गया था, जिसमें जंगल में एक छायादार रास्ता और जंगल के अंत में एक हरा सफेद मंडप था। मंडप के चारों कोनों पर सफेद सारस अपने पंख फैलाकर उड़ रहे थे तथा मंडप पर हल्के कमल का पैटर्न उकेरा गया था जो काफी सुंदर लग रहा था। मंडप के बगल में एक शांत तालाब था और मंडप के पीछे पहाड़ी घाटी से जुड़ी एक ताज़ा जलधारा थी। ऐसा महसूस होता था मानो सभी दिशाओं का दृश्य एक मंडप में समाया हुआ हो। कैसा दिव्य दृश्य! लिन युआन ये सोचे बिना नहीं रह सका कि वह 2 महीने या 2 साल से एकांत में था।
हालांकि उसे नहीं पता था कि वेन यू ने ये कैसे किया, लेकिन जब उसने दूर से सुंदर दृश्य देखा तो वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। बांस का रास्ता एक सुनसान जगह की ओर जाता है और साफ जलधारा एक गहरी घाटी में बहती है। उस समय लियू जी लिन युआन की बातें सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उन्हें लगा कि लिन युआन को बस बहुत उम्मीदें थीं। सामने का दृश्य अद्भुत था। ये गहरी घाटी में बांस के जंगल जैसा था, जिसके साथ ताजगी देने वाली शरद ऋतु की हवा बह रही थी। यह एक ऐसा मनो था जिसका वर्णन इस कहावत से किया जा सकता है, भालू और ड्रैगन की दहाड़ से फव्वारे का पानी गूंजने लगा, यहाँ तक कि गहरा जंगल और पहाड़ भी हिल रहे थे। एक लियू जी सुंदरता से हैरान थे, लेकिन फिर भी वह अपना मुंह हिलाने से नहीं रोक सके। लियू जी को अनायास ही वह समय याद आ गया जब वह वहां गए थे और सोच रहे थे कि कैसे वेन्यू ने लाइफस्टाइल क्लास कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन से 3 स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को आमंत्रित करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया था। उन सभी के पास डायमंड अर्थ टनिंग विशाल हाथी थे। उनके विशेष कौशल अर्थ टनिंग क्रोध का उपयोग करके इस मनो की पुरानी साइट नींव सहित धूल में बदल दी गई थी। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी को घुमाने वाले विशालकाय हाथियों की क्षमता मदर अर्थ प्रेशर का उपयोग करके धूल को संपीड़ित मिट्टी में बदल दिया। यह विशाल परियोजना, जिसके लिए सामान्यतः कुछ महीनों की आवश्यकता होती है, वेन्यू के आदेश के तहत आधे दिन से भी कम समय में पूरी हो गई। रेडियंस 100 सीक्वेंस #39 के रूप में भी ये पहली बार था जब लियू जी ने किसी को किसी पुरानी साइट को गिराने के लिए डायमंड अर्थ टनिंग जायंट एलिफेंट्स को काम पर रखते हुए देखा था। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में आमतौर पर कोई सोचने की हिम्मत भी नहीं करता। इन 3 डायमंड एलीट अर्थ टनिंग विशाल हाथियों में शायद फिर से विकसित होने की बहुत अधिक संभावना न हो, लेकिन वे अभी भी रॉयल कैपिटल के कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन की पहचान थे। हालांकि ये सब महत्वपूर्ण नहीं थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वेन यू ने उन रेडियंस डॉलर का उदारतापूर्वक उपयोग कैसे किया था। 3 डायमंड अर्थ टनिंग विशाल हाथियों को जमीन पर रौंदने की कीमत इस तरह की जमीन के एक टुकड़े को खरीदने की कीमत से थोड़ी कम थी। अतीत में लियू जी को हमेशा लगता था कि महिलाएं बहुत ही प्यारी जीव हैं, लेकिन वीयू के प्रदर्शन को देखने के बाद उन्हें लगा कि इस दुनिया की सबसे भयावह चीज़ आयामी दरारें नहीं थीं। इसके बजाय यह एक ऐसी महिला थी जो बिना किसी हिचकिचाहट के पैसे का इस्तेमाल करती थी। उसी समय लिन युआन और लियू जी ने वेन यू को एक लंबी सूची पकड़े हुए निर्माण स्थल से बाहर जाते देखा। जब वेन यू ने लिन युआन को देखा तो वह खुशी से दौड़ी और बोली, युवा मास्टर, आप एकांत से बाहर आ गए हैं। विकास पर एक नज़र डालें और देखें कि क्या ये काफ़ी अच्छा है। लियू जी ने अनजाने में 2 घूंट लार निगल ली। लिन युआन ने वेन यू के हाव भाव देखे जो प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रही थी, इसलिए उसने सबसे पहले उसकी प्रशंसा की। विकास वास्तव में अच्छा चल रहा है, लेकिन तुमने ये कैसे किया? लिन युआन वास्तव में उत्सुक था कि यह मनो केवल 2 महीनों में इस स्थिति तक कैसे पहुंच सकता है। जब वेन यू ने लिन युआन का सवाल सुना तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं और वह लगातार बोलने लगी। पुरानी साइट को गिराने के लिए 3 डायमंड अर्थ टनिंग विशालकाय हाथी। लेकिन मुझे लगा कि पुरानी साइट की मिट्टी पर्याप्त उपजाऊ नहीं थी, इसलिए मैंने 500,000 कैटी उच्च श्रेणी के ऊर्जा अयस्क और 2 डायमंड सॉइल फ्लोइंग टाइटन बियर खरीदे, ताकि 500,000 कैटी उच्च श्रेणी के ऊर्जा अयस्कों को मिट्टी में दबा दिया जा सके। लिन युआन की भौहें तन गईं। उसने अपनी लार निगलते हुए सावधानी से पूछा, आपको 3 डायमंड अर्थ टनिंग विशालकाय हाथी और 2 सॉइल फ्लोइंग टाइटन भालू कहाँ मिले? वेन यू ने एक मधुर मुस्कान बिखेरी और कहा, निर्माण संघ। फिर उन्होंने कहा, पुरानी जगह को गिराने और ज़मीन को समतल करने के बाद मैंने आंगन को डिज़ाइन करने और बनाने के लिए स्पिरिट क्राफ्ट्समैन एसोसिएशन से क्लास 4 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन टीम की तलाश की। मैंने उन्हें रात भर काम करने के लिए कहा और उन्होंने आखिरकार कल दोपहर को ये प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। लाइफस्टाइल क्लास एसोसिएशनों में स्पिरिट क्राफ्ट्समैन एसोसिएशन एक बहुत बड़ा एसोसिएशन था। कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन का काम ज़मीन का संतुलन बनाना और एस्टेट का खाका तैयार करना होगा। स्पिरिट क्राफ्ट्समैन एसोसिएशन खाके के अनुसार निर्माण करेगा। क्लास 4 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन स्कॉलर, फे ऑब्जर्वर और स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट एनालिस्ट के बराबर दर्जा था। क्लास 4 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन की तुलना क्लास 4 क्रिएशन मास्टर से नहीं की जा सकती, लेकिन क्लास 4 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन का रेडियंस फेडरेशन में बहुत महत्वपूर्ण दर्जा था। यदि श्रेणी 4 के स्पिरिट शिल्पकारों की एक टीम ने बिना आराम किए 2 महीने तक काम किया तो इस छोटी सी अवधि में इस विशाल मनो को बनाना वास्तव में संभव था। उस समय वेन यू ने बीटल के आकार का स्टोरेज बॉक्स लौटा दिया जो लिन युआन ने उसे पहले दिया था। वेन यू ने इसे दोनों हाथों से सौंपते हुए कहा, कल दोपहर मैंने क्लास 4 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन टीम द्वारा बनाए गए नए मनों को साफ करने के लिए एक सफाई टीम की तलाश की। जब लिन युआन को बीटल के आकार का स्टोरेज बॉक्स मिला तो उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके अंदर स्कैन किया और पाया कि एक भी रेडियंस डॉलर का उपयोग नहीं किया गया था। वह हैरान भाव से वेन यू को देखने से खुद को रोक नहीं सका।
इससे पहले लिन युआन अभी भी सोच रहा था कि कितने रेडियंस डॉलर खर्च किए गए थे, क्योंकि पृथ्वी को घुमाने वाले विशालकाय हाथियों का इस्तेमाल पुरानी साइट को गिराने के लिए किया गया था। मिट्टी को बहाने वाले टाइटन भालुओं का इस्तेमाल 500,000 कैटी उच्च श्रेणी के ऊर्जा अयस्कों को दफनाने के लिए किया गया था, और क्लास 4 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन टीम को 2 महीने के लिए अपने काम में तेजी लाने के लिए कहा गया था। इस प्रकार यह आश्चर्य की बात थी कि इतनी बड़ी परियोजना के लिए एक भी रेडियंस डॉलर का उपयोग नहीं किया गया था। जब वेन यू ने लिन युआन की हैरान नज़र देखी तो उसने पहले लियू जी को देखा और फिर लियू जी के रिटेनर क्रेस्ट पर नज़र डाली, फिर धीरे से बोली। इससे पहले लॉर्ड मिस्टिक यंग मास्टर की तलाश में आए थे। ये पता लगाने के बाद कि यंग मास्टर क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन में एकांत में थे और ये देखते हुए कि मैं पुरानी साइट को तोड़ने की तैयारी कर रहा था, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले लिया। व्यवस्था करने के बाद उन्होंने इसे फिर से निगरानी के लिए मुझे सौंप दिया। बोलने के बाद वेन यू ने अपनी जीभ बाहर निकाली। उसने लियू जुए के अनुचर शिखा पर नज़र डाली थी कि क्या उस पर चांद का प्रतीक लगा हुआ है। ऐसा नहीं था, जिसका मतलब था कि लिन युआन ने चंद्र महारानी का शिष्य बनने के बाद लियू जी के अनुचर शिखा को नए से नहीं बदला था। वेन यू को नहीं पता था कि लियू जी को पता था कि लिन युआन रेडियंट मून पैलेस का यंग लॉर्ड था। इसलिए उसने मिस्टिक मून को लॉर्ड मिस्टिक मून के बजाय लॉर्ड मिस्टिक के रूप में संबोधित किया था। आखिरकार रेडियंस फेडरेशन में मिस्टिक मून की उपाधि वाला केवल एक ही व्यक्ति था। यद्यपि वेन यू को मनों का निर्माण करने का काम सौंपा गया था, भले ही लिन युआन के बीटल के आकार के भंडारण बॉक्स में पर्याप्त रेडियंस डॉलर हो, वह उन्हें इस तरह बर्बाद करने की हिम्मत नहीं करेगी। लिन युआन की सहायक के रूप में वेन यू को अपनी भूमिका के बारे में पता था। स्वाभाविक रूप से वह कुछ नहीं करेगी, इससे लिन युआन को नुकसान होगा। हालांकि चूंकि मिस्टिक मून ने इस परियोजना को अपने हाथ में ले लिया था, इसलिए वेन यू को खर्च पर रोक नहीं लगानी पड़ी। आखिरकार ये लिन युआन नहीं था जिसे भुगतान करना था, लॉर्ड मिस्टिक मून को ही बिल का भुगतान करना था। रेडियंट मून पैलेस की आत्मा परिचारिकाओं में से एक के रूप में वेन यू को रेडियंट मून पैलेस के 2 मून दूतों में से एक मिस्टिक मून के प्रति असीम सम्मान था। हालांकि अब जब वह लिन युआन की सहायक थी तो उसे स्वाभाविक रूप से लिन युआन के प्रति अधिक विचारशील होना पड़ा। इसलिए वेन यू ने मनों की निर्माण सामग्री खरीदते समय मिस्टिक मून को पैसे बचाने में कोई मदद नहीं की। सभी सामग्रियां सबसे अच्छी थीं जो स्पिरिट क्राफ्ट्समैन एसोसिएशन प्रदान कर सकती थी। रेडियंट मून पैलेस के एक आत्मा परिचय के रूप में वेन यू का अनुभव स्वाभाविक रूप से सामान्य लोगों से परे था। डायमंड अर्थ टनिंग विशाल हाथियों का उपयोग लियू जी के लिए चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन यह वास्तव में वेन यू के लिए कुछ खास नहीं था। रेडियंट मून पैलेस में बहुत सारे दुर्लभ फे थे, जैसे कि 2 अनोखे डायमंड लीजेंड सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसियास। वेन यू उन्हें रोजाना देखने में सक्षम थी, इसलिए वह पहले से ही इस तरह के नज़ारे की आदी थी। वेन यू लिन युआन के लिए पैसे बचाना चाहती थी तो उसे लिन युआन की रेडियंट मून पैलेस के यंग लॉर्ड की स्थिति का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। एक बार जब वेन यू ने रेडियंट मून पैलेस की आत्मा परिचारिका के रूप में अपनी स्थिति का खुलासा किया तो रॉयल कैपिटल के विशेषज्ञ संभवतः मनों के निर्माण में मदद करने के लिए कतार में लग गए। लेकिन रेडियंट मून पैलेस की एक आत्मा परिचारिका के रूप में वेन यू में एक गर्व था जो उसकी आत्मा से उत्पन्न हुआ था, और वह लिन युआन के अलावा दूसरों से निपटने के लिए उस गर्व की भावना का उपयोग करती थी। गर्व का मतलब यह नहीं था कि वह दबंग थी, लेकिन यह एक तरह का अहंकार था। इस अहंकार ने वेन यू को रेडियंट मून पैलेस से एहसान लेने की कोशिश करने वाले लोगों से कोई मदद स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी। लिन युआन जानता था कि लॉर्ड मिस्टिक, जिसका उल्लेख वेन यू ने किया था, केवल मिस्टिक मून ही हो सकता है। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टिक मून वास्तव में मनों के निर्माण में मदद करेगा। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और मिस्टिक मून को कॉल किया। कमल के तालाब में तरह तरह के कमल के फूल धुंध को सोख रहे थे और उसे बाहर निकाल रहे थे। कमल के फूलों से सूर्यास्त के रंग की रोशनी निकल रही थी, जो धीरे धीरे भीतरी महल में ऊपर उठ रही थी, जिससे जैद जैसे पानी का एक तालाब बन रहा था। प्लेटिनम स्पिरिट साइफन गोल्डफिश इस सूर्यास्त के रंग की रोशनी में इधर उधर छलकती और हवा में घुल मिल जाती थी। हालांकि इस सुंदर दृश्य में चांदी के वस्त्र पहने एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने खलल डाल दिया, जो कमल के तालाब के पास खड़ा होकर व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेर रहा था। चंद्र महारानी ने मिस्टिक मून पर एक नज़र डाली और महसूस किया कि वह जो स्पिरिट चाय पी रही थी वह अब सुगंधित नहीं थी। इससे पहले मून एम्प्रेस ने मिस्टिक मून को शेफ सुप्रीम से मिलने के लिए स्पिरिट सेवरी पिग लेने के लिए कहा था। स्पिरिट सेवरी पिग एक अनोखा परी था जो क्लास 5 क्रिएशन मास्टर शेफ सुप्रीम के पास था। ये रेडियंट मून पैलेस के सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसियास की तरह ही था, लेकिन स्पिरिट सेवरी पिग में सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसियास के समान प्रभाव नहीं थे जो शरीर की अशुद्धियों को साफ कर सकता था। स्पिरिट सेवरी पिग महज एक खाद्य सामग्री थी, लेकिन स्पिरिट सेवरी पिग का मांस खाने वालों को इस दुनिया के सबसे बेहतरीन व्यंजन का स्वाद पता था। यही कारण था कि स्पिरिट सेवरी पिग के मांस को दुनिया का नंबर 1 मांस कहा जाता था।
चंद्र महारानी मूल रूप से लिन युआन को इस स्पिरिट सेवरी पिग व्यंजन को एक साथ खाने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने मिस्टिक मून को लिन युआन की तलाश करने के लिए कहा तो उन्हें पता चला कि लिन युआन फिर से एकांत में था। चंद्र महारानी विलाप करने से खुद को नहीं रोक पाईं। मेरा शिष्य थोड़ा ज्यादा मेहनती है ना? इस दुनिया में इतना मेहनती शिष्य कैसे हो सकता है? यह मुझे गुरु के रूप में बहुत बेकार बना रहा है। लेकिन कुछ समय पहले ही वेन यू मिस्टिक मून के साथ बिल का निपटान करने के लिए रेडियंट मून पैलेस गया था। मून महारानी को आखिरकार पता चला कि मिस्टिक मून लिन युआन को उसकी जागीर बनाने में मदद कर रहा था। इससे मून महारानी बेहद क्रोधित हो गईं। इस महारानी के शिष्य के पास पैसे की कमी कैसे हो सकती है? भले ही चेंग वो बेकार हो, फिर भी उसके पास बहुत सारा धन है और 3 जागीरें बनाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। एक गुरु के रूप में मैंने कोई मदद भी नहीं की और मुझे डर था कि मेरा शिष्य सहमत न हो जाए। लेकिन आप वास्तव में पुण्य लेने के लिए जागीर में गए थे। रहस्यवादी चंद्रमा स्वाभाविक रूप से चंद्र महारानी के विचारों को समझ गया। उसके चेहरे पर अजीब और भयभीत भाव था, लेकिन वह अभी भी लिन युआन का बहुत आभारी था और चंद्र महारानी के लिए खुश था। पिछले 1 दशक से चंद्र महारानी का मूड तब तक उतना जीवंत नहीं रहा जब तक कि उन्होंने लिन युआन को अपना शिष्य स्वीकार नहीं कर लिया। जब चंद्र महारानी ने एक शिष्य को स्वीकार करना चाहा तो उनके चंद्र दूतों में से एक मिस्टिक मून ने स्वाभाविक रूप से कोई राय नहीं रखी। लेकिन लिन युआन के प्रति मिस्टिक मून ने केवल चंद्र महारानी के कारण अपनी चिंता व्यक्त की थी। हालांकि उनकी सभी बातचीत के बाद मिस्टिक मून ने धीरे धीरे लिन युआन को अपने दिल की गहराई से स्वीकार कर लिया था। ये चंद्र महारानी का शिष्य था। ये रेडियंट मून पैलेस का युवा भगवान था। अचानक मिस्टिक मून ने जोर से ठहाका लगाया। अब जब रेडियंट मून पैलेस में एक और युवा राजा आ गया था तो सिर्फ मून महारानी ही नहीं बल्कि पूरा रेडियंट मून पैलेस और भी ज्यादा जीवंत हो गया था। चंद्र महारानी को पहले से ही महसूस हो रहा था कि उनकी स्पिरिट चाय अब सुगंधित नहीं रही, लेकिन रहस्यवादी चंद्रमा की हंसी सुनने के बाद उन्हें अचानक महसूस हुआ कि उनकी स्पिरिट चाय कड़वी हो गई है। इससे पहले कि चंद्र महारानी कुछ बोल पाती, मिस्टिक मून का फोन बज उठा। जब उन्होंने फोन निकाला और कॉल करने वाले को देखा तो उन्होंने चुपचाप सोचा कि यह अच्छा नहीं है। ये वास्तव में लिन युआन था जो इस समय उन्हें कॉल कर रहा था। मिस्टिक मून ने चंद्र महारानी की ओर एक नज़र डाली, जिन्होंने एक खर्राटा लिया और उसे अनदेखा कर दिया। मिस्टिक मून ने फिर फोन उठाया। ... जब कॉल कनेक्ट हुई तो लिन युआन बोला, अंकल मिस्टिक, मैंने वेन यू से सुना है कि आपने मुझे जागीर बनाने में मदद की है। लिन युआन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे मिस्टिक मून को कैसे संबोधित करना चाहिए, क्योंकि मिस्टिक मून हमेशा कहता था कि लिन युआन का उसे सीनियर मिस्टिक मून कहना अनुचित है। मिस्टिक मून और मून एम्प्रेस दोनों ही उसके सीनियर थे, इसलिए लिन युआन ने अब उसे अंकल मिस्टिक कहकर संबोधित किया। जब मिस्टिक मून ने सुना कि लिन युआन ने उसे किस प्रकार संबोधित किया तो वह, जो सामान्यतः स्पष्ट और संयमित रहता था, वास्तव में अपनी ही लार से घुट गया और खांसने लगा। हालांकि खांसते समय वह बहुत दयनीय था, लेकिन मिस्टिक मून के दिल में एक गर्म धारा बह रही थी। अंकल मिस्टिक, ये पहली बार है जब किसी ने मुझे इस तरह बुलाया है। यह अजीब है, फिर भी बहुत ही मिलनसार है। यंग लॉर्ड, मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने आपके मनों को डिज़ाइन करने के लिए कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन में एक मास्टर को ढूंढा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप संतुष्ट हैं? यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो मैं वेन यू से मनों के जीर्णोद्धार के लिए स्पिरिट क्राफ्ट्समैन टीम की तलाश करने के लिए कह सकता हूँ। लिन युआन मूल रूप से कुछ और कहना चाहता था, लेकिन ये सुनने के बाद कि मिस्टिक मून गंभीरता से विचार कर रहा था कि क्या लिन युआन मनों से संतुष्ट है, उसने महसूस किया कि उसे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिससे चीज़ें बहुत अधिक अलग हो जाएं। मिस्टिक मून एक उच्च पदस्थ विशेषज्ञ थे और उनके पास करने के लिए बहुत सारे काम थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में लिन युआन के लिए इस मनों का निर्माण करने का प्रयास किया था। इसने लिन युआन को यह महसूस करने का मौका दिया कि रेडियंट मून पैलेस से उनका जुड़ाव सिर्फ उनके गुरु मून एम्प्रेस की वजह से नहीं था। अंकल मिस्टिक, मनों का डिज़ाइन बहुत बढ़िया है। फ़ोन कॉल के दूसरी तरफ से मिस्टिक मून की स्पष्ट हंसी आई। अगर आपको ये पसंद है तो कोई बात नहीं। वेन यू काम करते समय काफ़ी भरोसेमंद है और उसने देखरेख के लिए काफ़ी मेहनत की है। मिस्टिक मून ने तब वेन यू की प्रशंसा की। जब वेन यू एक आत्मा परिचारिका थी तब उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मनों के निर्माण के दौरान मिस्टिक मून ने वेन यू की क्षमता को अपनी स्वीकृति दी। नीता अंबानी के इस महंगे शौक के बारे में जानकर आपको झटका लगेगा। A herbal remedy for fatty liver, start doing this daily. लिन युआन की जागीर का क्षेत्रफल छोटा नहीं था और जब मिस्टिक मून जागीर का निर्माण कर रहा था तो उसने सोचा कि क्या उसे लिन युआन को 2 और आत्मा परिचारिकाओं की सिफारिश करनी चाहिए। हालांकि वेन यू की क्षमता ने मिस्टिक मून को इस विचार को खारिज करने पर मजबूर कर दिया था। फ़ोन कॉल को लटकाने के बाद मिस्टिक मून ने देखा कि चंद्र महारानी चाय पी रही हैं और उसकी ओर देख रही हैं। वह अपनी गर्दन को सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उसी समय चंद्र महारानी का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया और तुरंत मुस्कुरा दी।
फोन रखने के बाद रहस्यवादी चंद्रमा को चंद्र महारानी से एक प्रश्न मिला। यदि आपका कोई शिष्य है तो आपको अपने शिष्य को क्या उपहार देना चाहिए? रहस्यवादी चंद्रमा की भौहें अनायास ही उछल गईं। क्या चंद्रमा महारानी यह नहीं पूछ रही हैं कि उन्हें लिन युआन को क्या उपहार देना चाहिए? यह एक ऐसा मामला था जिसके बारे में मिस्टिक मून कोई विचार देने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर वही विचार देने वाला था और लिन युआन ने उपहार को अस्वीकार कर दिया तो हो सकता है कि मून महारानी उसे रेगिस्तानी मिशन पर भेज दें। रहस्यवादी चंद्रमा ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास तो कोई शिष्य भी नहीं है, मैं कैसे जान सकता हूं कि क्या देना है? जब चंद्र महारानी ने रहस्यवादी चंद्रमा की प्रतिक्रिया सुनी तो उनकी मुस्कान और भी अधिक चमकीली हो गई जब उन्होंने कहा, मुझे पता है कि आपका कोई शिष्य नहीं है। अगर होगा भी तो भी आपको इस महारानी जैसा महान शिष्य नहीं मिलेगा। ... लिन युआन ने फोन रख दिया और देखा कि वेन यू उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। लिन युआन ने कहा, अंकल मिस्टिक ने आपकी तारीफ की है और कहा है कि आप अपने काम में बहुत विश्वसनीय हैं। वेन यू ने तुरंत एक सुखद आश्चर्य और उज्ज्वल मुस्कान बिखेरी। वेन यू हमेशा भगवान मिस्टिक मून का सम्मान करती थी और वह मिस्टिक मून की मान्यता पाकर वास्तव में आश्चर्यचकित थी। लिन युआन ने वेन यू के हाथ में सूची देखी और पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? वेन यू ने सूची को हाथ में लहराते हुए कहा, युवा मास्टर, अब जागीर में कोई फर्नीचर नहीं है, इसलिए मैं कुछ फर्नीचर कस्टम ऑर्डर करना चाहती हूँ। वेन यू के शब्दों ने लिन युआन को याद दिलाया कि उसने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में बहुत सारे फर्नीचर और लकड़ी की सामग्री रखी थी। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में स्पिरिट क्यूई की उच्च सांद्रता के कारण फर्नीचर और लकड़ी की सामग्री में पहले से ही जेड जैसी बनावट थी। दरअसल लिन युआन और लिंग शियाओ के रॉयल कैपिटल में पहुंचने से पहले ही वे फर्नीचर और लकड़ी की सामग्री पहले से ही थोड़ी जेड जैसी हो गई थी। पिछले कुछ महीनों के दौरान लिन युआन पहले से ही उन फर्नीचर और लकड़ी की सामग्री के बारे में भूल गया था क्योंकि वह फेस को बढ़ा रहा था। यह अज्ञात था कि वे कितने अधिक जेड जैसे हो गए थे। यदि वेन यू की याद न दिलाई गई होती तो लिन युआन को ये याद नहीं आता। लिन युआन ने तुरंत अपना हाथ हिलाया और स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में से कुछ फर्नीचर बाहर निकाला। जब लिन युआन ने जेड जैसी बनावट वाली लकड़ी की सामग्री निकाली तो लियू जी, जो मूल रूप से इस मनो के दृश्यों की प्रशंसा कर रहे थे, लगभग अपनी जीभ काट बैठे। जब लियू जी ने ध्यान से लिन युआन द्वारा निकाले गए जेड जैसे फर्नीचर को देखा तो वह अपनी सांस नहीं ले पाया और उसे हिचकी आने लगी। लियू जी ने अनजाने में ही विलाप किया, मैंने वास्तव में किस तरह के गुरु का अनुसरण किया? जी, जो 2 साल पहले रेडियंस 100 सीक्वेंस में सीक्वेंस #39 था, को एक छोटी सी संपत्ति वाला माना जाता था। प्रतियोगिता और मिशन के 1 साल में जमा की गई उसकी संपत्ति कुछ मिलियन रेडियंस डॉलर तक हो सकती थी। हालांकि उसने ज़्यादातर रेडियंस डॉलर का इस्तेमाल अपनी कीट रानी के ग्रेड या गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया था। स्पिरिट क्यूई पेशेवरों को अपने फे को पोषित करने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है वह एक अथाह गड्ढा है। विशेषज्ञ जितना मजबूत होगा उसे उतने ही अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। फिर भी लियू जी ने उस फर्नीचर को देखा जिसे लिन युआन ने अपने हाथ की एक लहर से बाहर निकाला था और महसूस किया कि उसके मौलिक मूल्य ढह गए। रेडियंस फेडरेशन में जेड जैसा फर्नीचर हमेशा से एक विलासिता रहा है। आत्मा क्यू जागृति के 100 साल बाद जेड को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया, अयस्कों से निर्मित जेडाइट्स या जेड जैसी लकड़ी से निर्मित नेफ्राइट्स। रेडियंस फेडरेशन में जेडाइट्स महंगे थे क्योंकि उन्हें अपेक्षाकृत दुर्लभ आध्यात्मिक घटक माना जाता था, लेकिन नेफ्राइट्स जेडाइट्स की तुलना में बहुत अधिक महंगे थे। आत्मा क्यूई जागृति से पहले भूमिगत अयस्क शिराओं में बहुत सारे जेडाइट थे। आत्मा क्यूई जागृति के बाद जेडाइट्स ने दुनिया की आत्मा क्यूई को अवशोषित कर लिया और अलग अलग कार्य किए। आत्मा क्यूई जागृति से पहले नेफ्राइट्स का अस्तित्व ही नहीं था। अत्यधिक समृद्ध आत्मा क्यूई वाले वातावरण में वे लकड़ी की सतह को जेड में बदलने की अनुमति दे सकते थे, जिससे नेफ्राइट की एक पतली बाहरी परत बन जाती थी जो अत्यंत दुर्लभ थी। लिन युआन ने जो फर्नीचर निकाला था उसमें इस्तेमाल की गई लकड़ी की सामग्री पूरी तरह से जेड में बदल गई थी और सिर्फ सतह पर ही नहीं। फर्नीचर में नेफ्राइट की एक अनोखी मधुर और पारदर्शी भावना थी। ऐसा प्रतीत होता था कि यह सूर्य के प्रकाश को छानकर उसे फैला देता है और प्रकाश के एक भव्य लहरदार वृत्त में बदल देता है जो शरीर पर इस प्रकार प्रतिबिंबित होता है मानो कोई व्यक्ति शांति और सौम्यता में डूबा हुआ हो। लिन युआन ने इस बार बहुत सारा फर्नीचर बाहर निकाला था। लोग स्टार वेब के ट्रेजर पवेलियन में जेड जैसे फर्नीचर की नीलामी नहीं करना चाहेंगे। यद्यपि उनमें कोई विशेष कार्य नहीं था, फिर भी वे विलासिता की वस्तुएं थीं जिनकी रेडियंस फेडरेशन में अत्यधिक मांग थी। यदि लियू जी ने पहले भी वेन यू की लापरवाही पर दुख जताया था तो जब उसने लियू जी को फर्नीचर निकालते देखा तो उसे समझ में आ गया। इस जेड जैसे फर्नीचर की तुलना में भूमि को समतल करने और मनों के निर्माण पर जो धनराशि खर्च की गई थी वह केवल एक छोटी राशि थी।
लिन युआन को फिलहाल यह उम्मीद नहीं थी कि यह साधारण फर्नीचर कुछ समय के लिए स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में रखे जाने के बाद वास्तव में ऐसा हो जाएगा। भले ही लिन युआन लियू जी की तरह आश्चर्यचकित नहीं था, फिर भी उसे जेड जैसे फर्नीचर को छूने पर थोड़ा आश्चर्य हुआ। हालांकि वेन यू को इसकी आदत थी, इसलिए उसे नहीं लगा कि फर्नीचर उल्लेखनीय था। उसकी राय में रेडियंट मून पैलेस के यंग लॉर्ड लिन युआन के लिए ऐसी चीजें रखना उचित था। लिन युआन और लियू जी ने जेड जैसे फर्नीचर को मनों में स्थानांतरित कर दिया। जब उन्होंने उन्हें अंदर रखा तो फर्नीचर ने तुरंत ही उस साधारण से घर को अलग बना दिया। खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जो जेड जैसे फर्नीचर पर पड़ रही थी, जिससे हल्की लहरें पैदा हो रही थीं, जैसे कि लोग पानी में हों। रात में उन्हें केवल एक जलते हुए लैंप की आवश्यकता होती थी। लैंप से बिखरी रोशनी से फर्नीचर तुरंत ही पूरे घर को रोशन कर देता था। लिन युआन ने जागीर को देखा, उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी और उसके सफ़ेद दांत दिखाई दे रहे थे, जिसमें एक जोशपूर्ण किशोर भावना थी। यह उसका घर होगा। जब चूसी रॉयल कैपिटल में पढ़ती थी तो उसे स्कूल में रहने की ज़रूरत नहीं होती थी। वह बस रोज़ाना अपने घर लौट सकती थी। उस समय उसने अचानक देखा कि वेन यू मेज को पकड़े हुए है, उसे कुछ चक्कर आ रहा था, इसलिए उसने जल्दी से उससे पूछा, क्या हुआ वेन यू? पिछले कुछ दिनों से लिन युआन रॉयल कैपिटल के क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के प्रजनन कक्ष में एसिड कोरोजन क्वीन बी और चिमी को विकसित करने में पूरी तरह से व्यस्त था। हालांकि वेन यू भी वही था। इन 2 महीनों के दौरान उसने जागीर में काम की देखरेख की थी। भले ही क्लास 4 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन की टीम ने जागीर बनाने के लिए दिन रात ओवरटाइम काम किया हो, लेकिन उन्हें भी 2 समूहों में विभाजित किया गया था। एक बैच दिन में काम करता था, जबकि दूसरा रात में। प्रत्येक बैच 12 घंटे काम करता था, लेकिन आराम करने के लिए आधा दिन मिलता था। हालांकि वेन्यू के लिए चीज़ें अलग थीं, क्योंकि वह काम की बेहतर निगरानी करने के लिए लगभग सोई ही नहीं थी। जब वह थक जाती थी तो झपकी लेने के लिए दीवार के सहारे झुक जाती थी और तब तक टिकी रहती थी जब तक कि क्लास 4 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन मनों का निर्माण पूरा नहीं कर लेते। हवेली के निर्माण के बाद उसे ठीक से आराम करने का भी समय नहीं मिला था। उसने सफाई करने वाली टीम को पहले हवेली को अंदर और बाहर से साफ करने का निर्देश दिया था। अब वह और नहीं रुक सकती थी। यद्यपि वेन यू ने लिन युआन द्वारा दी गई सिल्वर स्टैमिंग गोल्ड लस्टर कैसिया अमृत की बूंद पी ली थी और वह बहुत स्वस्थ थी, फिर भी वह स्पष्ट रूप से हाइपोग्लाइसीमिया का अनुभव कर रही थी। युवा मास्टर, मुझे बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। मैं आपके और बड़े भाई लियू के लिए खाना बनाने के बाद थोड़ी देर आराम करूंगी। ये सुनकर लिन युआन ने जवाब दिया, यहाँ बैठो और थोड़ी देर आराम करो। हम दोपहर का खाना ऑर्डर करेंगे। उस समय लियू जी ने कहा, मैं यहाँ के टेकआउट से परिचित हूँ। मैं अभी खाना ऑर्डर करता हूँ। फिर उसने अपना सेल फोन निकाला और खाना ऑर्डर करने के लिए तैयार हो गया। लिन युआन ने पास की शेल्फ से सभी तरह के शुभ संकेतों से नक्काशीदार एक धूपदान लिया। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में खोज की और काले क्रिस्टल जैसी लकड़ी का एक टुकड़ा निकाला। ये बहुत छोटा था, लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा और सिर्फ 2 अंगुल मोटा। यह अगरवुड था। यह अगरवुड लकड़ी के फर्नीचर की तरह लंबे समय तक लिन युआन के स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में रखे जाने के बाद पूरी तरह से जेड में बदल गया था। लिन युआन ने धीरे से काले क्रिस्टल जैसी अगर की लकड़ी को एक झटके से तोड़ा, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे अगरबत्ती में रख दिया। फिर उसने चिमी को बुलाया, जो जल्दी से समझ गया कि वह क्या करना चाहता है। उसने अगर की लकड़ी पर बिखरी हुई रोशनी का इस्तेमाल किया, जिससे एक सूक्ष्म प्रकाश उस पर पड़ा और उसे जला दिया। जलती हुई अगर की लकड़ी से बहुत ही सुखद सुगंध निकल रही थी। लिन युआन के शरीर के ठीक होने से पहले उसे हमेशा चक्कर आने की समस्या रहती थी, इसलिए उसे ऐसी बहुत सारी लकड़ियां तैयार करनी पड़ीं। अगरवुड काफ़ी आम था और उसने पहले से ही काफ़ी मात्रा में संग्रहित कर रखा था। बाद में उसने उन्हें स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में फेंक दिया, क्योंकि वह उनका उपयोग नहीं कर सकता था। उत्सर्जित सुगंध मन को शांत कर सकती थी और समय के साथ लिन युआन को भी इसकी गंध पसंद आने लगी। हालांकि गंध सूक्ष्म थी, लेकिन सुगंध का सार शुद्ध था। अगर की लकड़ी एक स्थिर पत्थर की तरह थी। अगर दिल इस अगर की लकड़ी की तरह हो सकता है, तो बाहरी दुनिया की उथल पुथल से क्यों डरना? जब वेन यू ने लिन युआन को उसके लिए अगर की लकड़ी जलाते देखा तो उसने जल्दी से कहा, युवा मास्टर, यह अगर की लकड़ी कीमती है। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। लिन युआन ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, खाने के बाद थोड़ा आराम करो। ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा है। लिन युआन के पास अपने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में बहुत सारा जेड जैसा अगरवुड था। अतीत में जब उसके पास पैसे की कमी थी तो उसने निश्चित रूप से इस जेड जैसे फर्नीचर और अगरवुड को बेच दिया होगा, ताकि संसाधनों के बदले में वह और चूसी अपनी ताकत बढ़ा सकें। हालांकि अब उसके पास संसाधनों की कमी नहीं थी। जेड जैसे फर्नीचर और अगरवुड तो जीवन में सजावट के सामान थे। जब भी उन्हें उनकी ज़रूरत होती तो उनका इस्तेमाल करना स्वाभाविक था।
चिमी को बुलाए जाने के बाद वह तुरंत चहक उठी और पहली मंजिल से तीसरी मंजिल पर उड़ गई। 2 बार चक्कर लगाने और शेल्फ पर खड़े होने के बाद वह थोड़ी देर तक चहकती रही। फिर वह लिन युआन के कान पर उतरी और उसके फ्रिंज को प्यार से छू लिया। उसने चिमी की तरफ देखा और एक लाड़ प्यार भरी मुस्कान बिखेरने से खुद को नहीं रोक सका। ये वाकई बहुत आकर्षक थी। लियू जी का दिल तब उछल पड़ा जब लिन युआन ने पहले अगरवुड तोड़ा। इस जेड जैसी अगरवुड वाले अन्य लोग शायद इसे तोड़ने से डरते होंगे, इसलिए वे इसे सावधानी से संग्रहित करेंगे और इसे पारिवारिक विरासत के रूप में आगे बढ़ाएंगे। हालांकि लिन युआन ने वास्तव में इसे अपने हाथ में तोड़ दिया था और इसका इस्तेमाल किया था। लियू जी को पहले भी कई बार यह झटका लगा था, इसलिए वह अनजाने में ही इसका आदी हो गया था। लिन युआन द्वारा जेड जैसी अगरवुड का इतनी आसानी से उपयोग करने की तुलना में वह लिन युआन के कान पर खड़े और चापलूसी कर रहे नीले पक्षी के बारे में अधिक चिंतित था। एक स्पिरिट क्यूई पेशेवर के रूप में जिसने विलपावर रून को समझ लिया था, वह साधारण स्पिरिट क्यूई पेशेवरों की तुलना में अधिक स्पष्ट रूप से पहचान सकता था कि कोई फे एक फैंटेसी नस्ल है या नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि फैंटेसी नस्ल के फे विलपावर रून की गंध उत्सर्जित करते थे। इसे सीधे शब्दों में कहें तो वे दुनिया की इच्छाशक्ति को अपने साथ लेकर चलते थे। इस प्रकार जब लिन युआन ने चिमी को बुलाया तो लियू जी देख सकती थी कि यह एक काल्पनिक नस्ल थी। लियू जी को लगा कि लिन युआन धुंध के घूंघट की तरह था जिसे कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। जब वह पहली बार लिन युआन से मिला था और उसका अनुचर बना था तो लियू जी को पता था कि लिन युआन उसकी कीट रानी को ठीक कर सकता है और वह क्लास 2 क्रिएशन मास्टर था। लेकिन उसके साथ बातचीत करने के बाद लिन युआन ने उसकी धारणा को ताज़ा कर दिया था, खासकर इस सिल्वर फैंटेसी नस्ल के एवियन फे के साथ। हालांकि लियू जी ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उसने लंबे समय से खुद को लिन युआन के सामने सबसे मजबूत ढाल के रूप में स्थापित कर रखा था। लिन युआन की प्रतिभा जितनी बेहतर थी और वह जितना मजबूत था उतना ही वह लियू जी को प्रोत्साहित करता था। इससे उसे पता चलता था कि उसे अपनी ताकत को बेहतर बनाने के लिए बार बार कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, अन्यथा वह समय के साथ ढाल बनने के योग्य भी नहीं रह सकता था। वेन यू ने उस युवक को देखा जो धूपबत्ती में अगर की लकड़ी से उठने वाली सफ़ेद धुंध के माध्यम से अपने कान पर नीले रंग के पक्षी के साथ खेल रहा था और एक अवर्णनीय भावना का अनुभव किया। पिछले 2 महीनों में उसने जो कड़ी मेहनत की थी वह उसके सामने खड़े युवक के प्रति आभार से कहीं बढ़कर थी, बल्कि उसे उसके द्वारा चुने गए एक विकल्प से जीवन का एक नया अवसर मिला था। उसे बस इस नए जीवन के लिए संघर्ष करना था। साथ ही वह जीवन के प्रति आशावादी होने के लिए खुद के प्रति बहुत आभारी थी। उसके पूर्व स्वरूप के बिना उसकी आंखों के सामने ये हंसमुख युवक उसे कैसे चुन सकता था। जैसे ही अगरबत्ती धूपबत्ती में जलती है, उसकी खुशबू से ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। शांत दृश्य में जेड जैसे फर्नीचर से आने वाली तेज रोशनी और समय बीतने की अकथनीय शांति झलक रही थी, जो टेकआउट डिलीवरी के कारण भंग हो रही थी। दोपहर का खाना खाने के बाद वेन यू आराम करने चला गया। लियू जी कुछ दैनिक ज़रूरत की चीज़ें और ग्रेड के साथ आध्यात्मिक सामग्री भी खरीदने जा रहा था। लिन युआन के अनुचर के रूप में उसे स्वाभाविक रूप से उसके साथ मनो में रहना था, इसलिए मनो को उसका घर भी माना जाता था। स्वाभाविक रूप से वह अपने सभी भोजन बाहर से मंगवा कर नहीं मंगवा सकता था। हालांकि कभी कभी खाना बनाना उसके लिए परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन भोजन की खुशबू घर को और भी आरामदायक बना सकती है। 1000 वर्ग मीटर के इस मनो में बहुत सारे कमरे थे और लिन युआन को अभी भी व्यवस्था के लिए कुछ विस्तृत योजना बनानी थी। उसने अपना सेल फोन निकाला और चूसी को फ़ोन किया। छुट्टियों के दौरान घर वापस जाने के बजाय वह रेडबर्ड 100 के विशेष प्रशिक्षण में भाग लेने गई थी। स्कूल लौटने के बाद उसने अपनी प्रतिभा को नहीं छिपाया था। उसकी फैंटेसी ब्रीड ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल ने लाइव कॉम्बैट क्लास में स्कूल का ध्यान आकर्षित किया था। लिंग जियाओ ने उसे रेडबर्ड 100 सीक्वेंस में एक वरीयता प्राप्त प्रतिभागी के रूप में भी चुना था। लिन युआन को छुट्टियों के दौरान बाहर प्रशिक्षण के बारे में चिंता नहीं थी, क्योंकि कोल्ड मून रेडबर्ड सिटी गया हुआ था। कोल्ड मून के आसपास होने से चूसी को स्वाभाविक रूप से किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। असली खतरा उन लोगों से था जो उसकी प्रतिभा के कारण उसके बारे में कोई राय रखते थे। फ़ोन रखने के बाद और यह जानने के बाद कि चूसी ठीक है, लिन युआन को अचानक एहसास हुआ कि झांग शियाओबाई ने अपने दोस्तों के शकल में पोस्ट किया है। लिन युआन ने अपने सेल फोन पर अपने गुरु मून एम्प्रेस, अपनी बहन चूसी, कोल्ड मून, मिस्टिक मून, वेन यू, लियू जी और एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के चौकड़ी को छोड़कर ज़्यादा लोगों को अपने दोस्तों के रूप में नहीं जोड़ा। उन्हें जोड़ने पर केवल 11 लोग थे। हालांकि वे आमतौर पर झांग शियाओबाई को छोड़कर दोस्तों के शकल में पोस्ट नहीं करते थे। जब उसने अपने दोस्तों की मंडली खोली तो लिन युआन ने देखा कि झांग शियाओबाई ने एक कप की तस्वीर खींची थी जिसमें कांस्य वुल्फबेरी थी। उसने निम्नलिखित शब्द लिखे, झांग शियाओबाई, मेरे पास जोंक पालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इंसुलेटेड कप में वुल्फबेरी भिगोना। लिन युआन ने एक पल सोचा और नीचे उत्तर दिया।
लिन युआन, वुल्फबेरी शायद ही जोंक को रोक सके। एंजेलिका मिलाएं। लिन युआन अपना सेल फोन नीचे रखने ही वाला था कि अचानक झांग शियाओबाई ने दोस्तों की मंडली में उसे जवाब दिया। झांग शियाओबाई, एंजेलिका शायद ही शिनयंग के हथौड़े को रोक पाए। शाओजू वन में जिनसिंग और हिरन के सींग भिगोएं। लिन युआन ने झांग शियाओबाई के जवाब को देखा और अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसी समय तान रैन ने नीचे जवाब दिया। तान रैन, भाई झांग, क्या आप लिन युआन के साथ युद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं? झांग शियाओबाई, वास्तव में जब मैं कहने ही वाला था, जिनसिंग और हिरन के सींग पर्याप्त नहीं हैं। मुझे किडनी स्क्यूअर और किडनी सप्लीमेंट की भी ज़रूरत है। लिन युआन पहले ही हार चुका था। लुपिनरू, तुम्हें भुनी हुई किडनी की कटार खाने की इच्छा हो रही है। शिनयंग, झांग शियाओबाई, क्या तुमने वोल्फबेरी ड्रिंक टॉयलेट में डाल दी जो मैंने तुम्हें दी थी और फ्लश नहीं किया? क्या तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो? लिन युआन ने पाया कि शिनयंग द्वारा ये संदेश भेजे जाने के बाद झांग शियाओबाई चुप था। उसने विचार किया और सोचा कि झांग शियाओबाई को अभी शिनयंग के न्याय की लोहे की मुट्ठी का सामना करना चाहिए। उसने धीरे से सांस छोड़ी। ऐसा लगा कि उसने लड़ाई जीत ली है। वह अपने बेडरूम में वापस आया और स्टार वेब पर चला गया, जो उसने लंबे समय से नहीं किया था। ये कहना ज़रूरी था कि वह स्टार वेब पर ज़्यादा नहीं गया था। इन 4 महीनों के दौरान लिन युआन अपनी ताकत बढ़ाने में व्यस्त था। उसने जोऊ जियाक्सिन को एक बार में 4 महीने का सामान भी भेज दिया था। जब वह फिर से स्टार वेब पर गया तो लिन युआन को पता चला कि उसके स्टार वेब स्टोर में हज़ारों अपठित संदेश थे। उनमें से लगभग 1000 ऐसे व्यापारियों के थे जो उसके स्टोर से बहुत सारे फे खरीदना चाहते थे, क्योंकि उसके द्वारा बेचे जाने वाले फे की बाजार में बहुत ज़्यादा मांग थी और आपूर्ति कम थी। हर बार जब लिन युआन इन फे को बिक्री के लिए रखता था तो इंतज़ार कर रहे लोग कुछ ही मिनटों में उन्हें ले जाते थे। अगर वे लिन युआन द्वारा फे को बिक्री के लिए रखे जाने पर ऐसा करने में सफल नहीं होते तो वे उसके स्टोर से अन्य फे खरीदने के बारे में सोच सकते थे। लिन युआन ने इन खरीद अनुरोधों को अनदेखा कर दिया। चूंकि उसके स्टोर में बिकने वाले फे की आपूर्ति कम थी और जब भी वह उन्हें बिक्री के लिए रखता तो वे तुरंत बिक जाते, इसलिए वह उन्हें किसी को भी नहीं बेचता था। इससे उसके स्टोर की प्रसिद्धि में कोई मदद नहीं मिलती। ये हज़ारों संदेश कुछ ग्राहकों से आए थे जो उसके फेयर्स खरीदना चाहते थे। बाकी दसियों हज़ार संदेशों के बारे में उसे एहसास हुआ कि वे उसके स्टोर के अंतर्गत आने वाले एक समूह से आए थे। लिन युआन हैरान था क्योंकि उसे किसी भी समूह में शामिल होने की याद नहीं थी। उसके पास इतने सारे संदेश क्यों थे? उसने उस पर क्लिक किया और कारण समझ गया। समूह वास्तव में उनके स्टोर का फैन क्लब था। उनके स्टार वेब स्टोर से प्रत्येक पूर्ण लेनदेन के बाद खरीदार उनके स्टोर को एक बार रेटिंग दे सकते थे और उनके फैन क्लब में प्रवेश करने के लिए एक निश्चित कीमत खर्च करना चुन सकते थे। लोग आमतौर पर ऐसे स्टोर के फैन क्लब में शामिल नहीं होते। आखिर कौन ग्राहक किसी स्टोर से खरीदारी करने के बाद उसके फैन क्लब में शामिल होने के लिए एक निश्चित कीमत चुकाने को तैयार होगा? क्रिएशन मास्टर्स की अध्यक्षता वाले कुछ बड़े वर्ग 4 और वर्ग 5 स्टोर्स को ऐसा विशेषाधिकार प्राप्त हो सकता है। दरअसल ऐसे फैन क्लब में शामिल होने का उद्देश्य ये था कि वे स्टोर में बेहतर तरीके से खर्च कर सकें या स्टोर मालिक के साथ संवाद कर सकें। लिन युआन ने अपने स्टोर के फैन क्लब को देखा, जहां केवल 37 लोग थे। इन 37 लोगों ने कैसे पागलपन से हजारों संदेश बना डाले। लिन युआन खुद को अचंभित महसूस करने से नहीं रोक सका। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने बहुत ज़्यादा नए फेयर को बिक्री के लिए नहीं रखा था, और जब भी उन्होंने ऐसा किया, ऑनलाइन इंतज़ार कर रहे कुछ लोगों ने उन्हें झपट लिया। इसलिए जब भी उन्होंने नए फेयर को बिक्री के लिए रखा तो बहुत कम खरीदार आए। वर्तमान में लिन युआन की खरीदारी के साथ कोई नुकसान नहीं। स्टोर की स्टार वेब पर थोड़ी प्रतिष्ठा थी। हालांकि उनके स्टोर की प्रतिष्ठा कुछ हद तक दिलचस्प थी। स्टोर के खरीदारों ने पाया कि यह स्टोर वास्तव में अपने नाम की तरह था, क्योंकि कोई भी कुछ भी नहीं खरीद सकता था। लगभग सभी ग्राहक जिन्होंने उसके स्टोर से सामान खरीदा था वे फैन क्लब में शामिल हो गए थे। सबसे पहले वे इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि वे लिन युआन से मिलना चाहते थे और देखना चाहते थे कि क्या वे उससे और सामान खरीद सकते हैं। न केवल वे रहस्यमय मालिक लिन युआन से मिलने में कामयाब नहीं हुए, बल्कि समूह के अन्य लोगों की विभिन्न फर्जी खबरों ने भी उन्हें धोखा दिया था। जब भी कोई चिल्लाकर कहता कि दुकान में बिक्री के लिए नए सामान आए हैं, तो समूह के अन्य लोग जो सामान खरीदना चाहते थे तुरंत वहां चले जाते, लेकिन पाते कि वहां तो कुछ भी नहीं है। सबसे अधिक अपमानजनक बात यह थी कि समूह के कुछ लोगों को यह अच्छा विचार आया कि मध्यरात्रि में अलार्म घड़ी लगा दी जाए। सुबह उठने के लिए उन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, फिर भी अलार्म घड़ी बजते ही वे तुरंत उत्साहित हो जाते थे। वे फैन क्लब में चिल्लाते थे, नए फे बिक्री पर हैं। उन्होंने समूह के अधिकांश लोगों को लिन युआन की दुकान पर प्रतीक्षा करने के लिए धोखा दिया था। हालांकि 1 घंटे 2 घंटे के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला और वे ठगे गए। इसके विपरीत जब कोई नया माल आता था तो वे सभी होशियार हो जाते थे। जो लोग छीनने में कामयाब हो जाते थे वे फैन क्लब में शेखी बघारते थे।
धीरे धीरे लिन युआन के फैन क्लब के लोगों में प्रतिस्पर्धी दोस्ती विकसित हो गई थी। लिन युआन के फैन क्लब की संख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ी। आखिरकार दर्जनों भूखे भेड़ियों से बाहर निकलना और फैन क्लब में शामिल होने की योग्यता हासिल करना वाकई बहुत मुश्किल था। लिन युआन ने महसूस किया कि इस समूह चैट में कई परिचित लोग थे। ब्रेज्ड अंडे का सिर, क्लाउड में स्ट्रीम, जू जियाक्सन, हिंसक स्वभाव वाली महिला और बुद्ध स्वभाव वाला व्यक्ति। ब्रेज्ड एग हेड और बिग सिस्टर शिन स्पष्ट रूप से उनमें से सबसे अधिक सक्रिय थे और उनमें डिप्टी क्लब लीडर बनने की क्षमता थी। क्लाउड में स्ट्रीम करें। डीप माउंटेन एल्डर लिन हाल ही में स्टार वेब पर नहीं आए हैं। स्टो के मालिक के तौर पर उन्होंने अपने फैन क्लब में कुछ नहीं कहा है। हिंसक स्वभाव वाली महिला, वह शायद व्यस्त होगा। क्लाउड में स्ट्रीम, अगर वह है तो बड़ी बहन शिन और मैं फैन क्लब को मैनेज करने में मदद करेंगे। हम उन लोगों को धोखा देने का मौका नहीं दे सकते जो देर से शामिल हुए हैं। हिंसक स्वभाव वाली महिला, उन सभी को आधी रात को दुकान के प्रवेश द्वार पर सजा देने के लिए खड़ा कर दिया जाए। फिर उसने बुद्ध स्वभाव वाले व्यक्ति को टैग कर दिया। बुद्ध स्वभाव वाला व्यक्ति, बुद्ध ने पूछा, तुमने मुझे क्यों टैग किया? हिंसक स्वभाव वाली महिला, बुद्ध बहुत समय से रो रहे हैं और हर दिन इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। पिछली बार आपने मुझे झांसा दिया था कि नया सामान आया है और मुझे 3 घंटे तक बेसब्री से इंतजार करवाया था। आप अगले 6 महीने तक इंतजार करके देखिए। बुद्ध स्वभाव वाला व्यक्ति, बुद्ध ने कहा कि बुराई का बदला अच्छाई से दो। हिंसक स्वभाव वाली महिला, क्या बुद्ध ने तुमसे कहा था कि जो आता है वह जाता है? क्लाउड में स्ट्रीम करें। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हाल ही में स्टार वेब पर रिपोर्ट की गई ये विलक्षण प्रतिभाएं बहुत शक्तिशाली हैं? जू जियाक्सन, रेडबर्ड इंटरमीडिएट स्पिरिट क्यूई अकादमी में एक स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल है जिसके पास ब्रॉन्ज फैंटेसी ब्रीड डिफेंस टाइप फे है। मैंने पहले कभी ऐसे फे के बारे में नहीं सुना। ये युवा लड़की शीर्ष प्रतिभाओं के लिए एक बेंचमार्क बन गई है और उसे 1 in-4000 वर्ष दुर्लभ प्रतिभा के रूप में जाना जाता है। क्लाउड में स्ट्रीम करें। क्या आप लोग हाल ही में प्रसिद्ध ब्लैक के बारे में जानते हैं? स्टार वेब ने बताया कि ब्लैक के पास सिल्वर फैंटेसी ब्रीड हीलिंग टाइप फे है जो अंगों को वापस उगा सकता है। हिंसक स्वभाव वाली महिला, पूरे रेडियंस फेडरेशन में केवल कुछ ही काल्पनिक नस्ल के उपचार प्रकार के फे हैं। क्लाउड में स्ट्रीम करें। ब्लैक के सिल्वर फैंटेसी ब्रीड फे सहित वर्तमान में उनमें से दर्जनों होने चाहिए। हालांकि मैंने कभी फैंटेसी ब्रीड हीलिंग टाइप फे के बारे में नहीं सुना है जो अंगों को वापस उगा सकता है। क्या आपको पता है कि सफ़ेद दाग मिट सकते हैं? इसे देखें। जानिए क्या होता है जब आपको सच में किसी से प्यार हो जाता है। हिंसक स्वभाव वाली महिला, मैंने सुना है कि किंग क्लास विशेषज्ञ सैंड किंग ने स्टार वेब पर एक संदेश पोस्ट किया है जिसमें उम्मीद है कि ब्लैक उसके बेटे के टूटे हुए बाएं पैर को ठीक करने में मदद कर सकता है। वह प्लेटिनम फ्लॉलेस फे के साथ भुगतान करने को तैयार है। क्लाउड में स्ट्रीम, मैंने बाद में सुना कि सैंड किंग ने संदेश हटा दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसने अपने बेटे को ठीक करने के लिए ब्लैक को ढूंढ लिया है। हिंसक स्वभाव वाली महिला, मुझे आश्चर्य है कि क्या ब्लैक की उपचार प्रकार की परी उतनी ही शक्तिशाली है जितनी बताई गई है। जू जियाक्सन, मिलस्टोन टाउन में हर कोई ऐसा ही कहता है। ये निश्चित रूप से गलत नहीं हो सकता। और ब्लैक एक हीरो है। जब आप उसके बारे में और पोस्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लाउड में स्ट्रीम, मैं उससे संबंधित पोस्ट देखने की हिम्मत नहीं करता। मैंने सुना है कि आपको एंसेस्टर पीस नामक एक प्रशासक से विशेष रूप से सावधान रहना होगा। अगर कोई ब्लैक के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत करता है और वे दिव्य यात्रा ब्लैक स्वेलो जितने तेज नहीं हैं तो वे खुद की रक्षा नहीं कर पाएंगे। बुद्ध स्वभाव वाला व्यक्ति, बड़ी बहन शिन, क्या आप ब्लैक की प्रशंसक हैं? हिंसक स्वभाव वाली महिला, एक फैंगल, वह एक आंटी फैन है। जू जियाक्सन, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। हालांकि लिन युआन जानता था कि जब चूसी अपनी प्रतिभा दिखाएगी तो लोग उस पर ध्यान देंगे और वह एक घरेलू नाम बन जाएगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि 2 महीने के अंतराल में लगभग हर कोई उसे जान जाएगा। इसी तरह उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक के रूप में उसकी पहचान इतना ध्यान आकर्षित करेगी। सैंड किंग के संबंध में लिन युआन ये पता नहीं लगा सका कि क्या हो रहा था, न ही उसे कोई जानकारी थी। लिन युआन ब्लैक के रूप में स्टार टॉवर पर चढ़ने जा रहा था और जब वह सेलेस्टियल सीढ़ी पर चढ़ेगा तो वह स्वाभाविक रूप से रेडियंस फेडरेशन के लोगों के संपर्क में आएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्टार वेब सेलेस्टियल सीढ़ी पर पहुंचने के बाद हर लड़ाई को रिकॉर्ड करके वीडियो लाइब्रेरी में संग्रहित कर लेता था। हर स्टेप वेब उपयोगकर्ता एक निश्चित कीमत पर इन रिकॉर्ड की गई लड़ाइयों को देख सकता था। स्टार वेब इन दर्शकों से होने वाली आय का कुछ हिस्सा लेगा और बाकी हिस्सा वीडियो में द्वंद्व युद्ध के विजेता को वितरित करेगा। केवल विजेता ही वीडियो से होने वाली आय प्राप्त कर सकता था। आकाशीय सीढ़ी से ऊपर चढ़ने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ एक सितारे के समान था। फिलहाल ये देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि लोग उसकी पीठ पीछे उसकी चर्चा कर रहे हैं। लिन युआन ने देखा तो वह चुपचाप छिप गया।
उसने एलीट स्पिरिट सिफोन गोल्डफिश और ब्रॉन्ज यूस्ट्रियाज का एक नया बैच परचेज विद नो लॉस स्टोर में रखा। फिर वह जोहू जियाक्सिन के स्टोर पर गया। इस बार लिन युआन उसके स्टोर से बहुत सारा सामान खरीदने जा रहा था। उसने अपने पास जमा किए गए सभी घटिया ऊर्जा अयस्कों और निम्न श्रेणी के ऊर्जा अयस्कों को लगभग खत्म कर दिया था। रूप से लिन युआन को और अधिक सामान्य स्पिरिट सिफिन गोल्डफिश खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। वह 5 फॉर्च्यून रांचू के उस बैच के सामान्य से एलीट ग्रेड में विकसित होने और उन्हें बेचने की प्रतीक्षा करने की योजना बना रहा था। हालांकि जब लिन युआन कुछ महीनों के लिए एकांत में था तो वे 5 फॉर्च्यून रांचू वास्तव में एलीट ग्रेड में पहुंच गए थे और उनमें पर्याप्त वृद्धि हुई थी। उनमें से कई पहले ही एलीट वी और 7 तक पहुंच चुके थे। अगर इन 5 फॉर्च्यून रांचेस को थोड़े और समय के लिए पोषित किया जाता तो वे कांस्य ग्रेड के आधे रास्ते पर होते। 5 फॉर्च्यून रांचू स्पिरिट सिफिन गोल्डफिश की एक शुभ नस्ल थी और एक एलीट 5 फॉर्च्यून रांचू को 60 से 70 रेडियंस डॉलर में बेचा जा सकता था। लेकिन एक बार जब इसका ग्रेड कांस्य तक पहुंच गया तो 5 फॉर्च्यून रांचू की कीमतें 100 गुना से अधिक बढ़ गईं और 10,000 रेडियंस डॉलर के करीब पहुंच गईं। कांस्य 5 फॉर्च्यून रांचर्स वास्तव में अन्य कांस्य स्पिरिट सिफिन गोल्डफिश से अलग नहीं थे। फिर भी कीमत में कम से कम 30 गुना अधिक अंतर था। ये 5 फॉर्च्यून रांचू पर जीवंत बहुरंगों और उसके मनमोहक मोटे शरीर के कारण था। ये दर्शाता है कि सभी 5 भाग्य मौजूद थे और स्वास्थ्य और समृद्धि का भी संकेत देते थे। 5 फॉर्च्यून रांचेस के शुभ संकेतों और दुर्लभता के कारण उन्हें सक्रिय रूप से खोजा गया। लिन युआन इन 5 फॉर्च्यून रांचेस को स्टार वेब स्टोर पर बिक्री के लिए रखने से पहले कांस्य ग्रेड तक विकसित करने की योजना बना रहा था। इस तरह उसके स्टार वेब स्टोर की प्रतिष्ठा में तुरंत उछाल आएगा। लिन युआन मुख्य रूप से स्टार वेब स्टोर का प्रबंधन करने की तैयारी कर रहा था क्योंकि उसे अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए फेके ग्रेड को बढ़ाना था। इस समय के दौरान लिन युआन अभी भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति के विकास को महसूस कर सकता था, लेकिन ये बहुत धीमी गति से बढ़ रहा था। ये स्पष्ट था कि लिन युआन को बी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर बनने से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। पिछले 4 महीनों के दौरान लिन युआन मुख्य रूप से अपने फे की गुणवत्ता को उन्नत कर रहा था। रेड थॉर्न के अलावा उसने अपने बाकी फे की गुणवत्ता को लीजेंड में अपग्रेड किया था। ग्रेड बढ़ाने के मामले में जैस्मीन लिली और चिमी के अलावा जो कांस्य काल्पनिक से सिल्वर काल्पनिक में विकसित हो गए थे और गोल्ड एसिड कोरोजन क्वीन भी, लिन युआन ने वास्तव में अन्य फे की ग्रेड को बढ़ाया नहीं था। यही कारण था कि लिन युआन की आध्यात्मिक शक्ति का विकास धीमी गति से हुआ। इसलिए अगली अवधि के लिए लिन युआन स्टार टॉवर पर चढ़ेगा और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए भारी संख्या में फे को बढ़ाएगा। सभी फे को बढ़ाने के बाद लिन युआन स्वाभाविक रूप से उन्हें अपने स्टार वेब स्टोर में बिक्री के लिए रखेगा। लिन युआन न केवल क्रिएशन मास्टर और कॉम्बैट क्लास स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल के रूप में अपनी स्थिति को अलग करने जा रहा था, वह स्टार वेब स्टोर में भी बदलाव करने जा रहा था। भविष्य में स्टार वेब स्टोर केवल उच्च मांग वाले फे को बेचेगा जिन्हें लिन युआन ने बैचों में संवर्धित किया है। जहां तक उन दुर्लभ फे की बात है जिन्हें उन्होंने संवर्धित किया है और उन कस्टम ऑर्डर की गई सेवाओं की बात है, लिन युआन उन्हें रॉयल कैपिटल में अपने नए बने मनों में संचालित करेंगे। परचेज विद नो लॉस फेस्टो के फैन क्लब को देखकर ही लिन युआन को पता चल गया था कि चाहे वह कितने भी नए फे बनाए, फैन क्लब की संख्या में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगी। वास्तव में भविष्य में भर्ती करना और भी मुश्किल होने वाला था। किसी भी व्यक्ति के फैन क्लब में प्रवेश करने से पहले उन्हें यह देखना होगा कि क्या वे स्टार वेब स्टोर पर किसी भी नए फे को सफलतापूर्वक खरीद सकते हैं। परचेज विद नो लॉस फेस्टो से कोई भी फे खरीदने के लिए उन्हें यह देखना होगा कि क्या फैन क्लब के ये भूखे भेड़िए सहमत होंगे। जोहू जियाक्सिन के स्टोर पर पहुंचने के बाद लिन युआन को एहसास हुआ कि उसका स्टोर पहले से 2 गुना बड़ा हो गया है। ऐसा लग रहा था कि जब लिन युआन एकांत में थी तो उसका स्टोर क्लास 3 से क्लास 4 में अपग्रेड हो गया था। जब उसने स्टोर में जोहू जियाक्सिन को देखा तो उसने महसूस किया कि वह अपने दांत पीस रही थी और किसी बात पर बड़बड़ा रही थी। बुद्ध स्वभाव वाला व्यक्ति एक बेशर्म बूढ़ी डायन है। उसका दिल बिल्कुल काला है। इस बार उस बूढ़ी डायन ने सब कुछ ले लिया है। लानत है। इसके बाद जोहू जियाक्सिन ने अपना सिर उठाया और लिन युआन को देखा। उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई और वह तेजी से आगे बढ़ी। लिन युआन, तुम्हें आए हुए कुछ समय हो गया है। 1 महीने पहले लिन युआन द्वारा प्रदान की गई कांस्य यूसनेस और एलीट स्पिरिट साइफन गोल्डफिश की बड़ी मात्रा का उपयोग करके जोहू जियाक्सिन ने आखिरकार और सफलतापूर्वक इस क्लास 3 स्टोर को क्लास 4 स्टोर में पदोन्नत किया था। पदोन्नति के बाद स्टोर का आकार कम से कम 2 गुना बढ़ गया था। इससे जोहू जियाक्सिन को स्टोर को पुनः व्यवस्थित करने का अवसर मिला, जिससे फेस और आध्यात्मिक सामग्रियों की अधिक व्यापक आपूर्ति हो सकी। जोहू जियाक्सिन के स्टोर की हमेशा से अच्छी प्रतिष्ठा रही थी, इसलिए जब इसे श्रेणी 4 में पदोन्नत किया गया तो उसकी प्रतिष्ठा में भारी उछाल आया, जिससे उसका व्यवसाय पहले की तुलना में बहुत बेहतर हो गया। हालांकि जोहू जियाक्सिन जानती थी कि जो कुछ भी हुआ था वह उसके सामने मौजूद इस युवा की वजह से था।
अगर उसके पास कांस्य यूस्त्रिया और एलीट स्पिरिट साइफन गोल्डफिश की भारी आपूर्ति नहीं होती, तो भले ही वह 10 साल तक कड़ी मेहनत करती, वह इस स्टोर को क्लास 4 में नहीं बढ़ा पाती। दरअसल पिछले कुछ समय में जब लिन युआन ने उसे सामान दिया था, तो जो जियाक्सिन ने महसूस किया था कि लिन युआन के फे अन्य क्रिएशन मास्टर्स द्वारा बेचे जाने वाले फे से अलग थे। फे की ग्रेड और गुणवत्ता अन्य क्रिएशन मास्टर्स द्वारा प्रदान की गई फे के समान हो सकती है, लेकिन लिन युआन के फे दिखने में बहुत बेहतर थे। उदाहरण के लिए यूसनिया को ही लें। लिन युआन द्वारा उपलब्ध कराए गए यूसनिया में मोटे तने और मोटे पत्ते होते थे, जिनमें अधिक रस भी होता था। वे बाजार में उपलब्ध अन्य कांस्य यूसनिया से कहीं बेहतर थे। ये दो व्यक्तियों के समान था, जिनमें से एक अधिक शक्तिशाली था जबकि दूसरा कमजोर था। अतीत में जो जियाक्सिन के स्टो को किसी भी क्रिएशन मास्टर का समर्थन नहीं मिला था, इसलिए वह जानती थी कि क्लास 3 स्टो पहले से ही उसकी क्षमता की सीमा थी। केवल क्रिएशन मास्टर पर भरोसा करके ही वह अपने स्टो को क्लास 4 में अपग्रेड कर पाएगी और स्थिति को बनाए रख पाएगी। उनके सामने खड़ा ये युवक इतनी कम उम्र में ही द्वितीय श्रेणी का क्रिएशन मास्टर था, इसलिए ये कहना काफ़ी था कि उसकी प्रतिभा सचमुच अथाह थी। इसके अलावा ये देखने के बाद कि लिन युआन की दुकान लगातार बिक्री के लिए नए फेस ला रही थी, जो जियाक्सिन को पता था कि लिन युआन की क्षमता और पृष्ठभूमि कितनी भयानक थी। क्लास 4 के कई दिग्गज स्टोर थे जो परचेज विद नो लॉस फे स्टोर के मालिक से सहयोग करने के लिए संपर्क करने के सभी तरीके आजमा रहे थे। यह इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त था कि लिन युआन के स्टोर का अभी कितना प्रभाव था। जो जियाक्सिन का अभिवादन सुनने के बाद लिन युआन ने एक धूप वाली मुस्कान बिखेरी और कहा, मैं अपने पेय की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में व्यस्त था, इसलिए मुझे अब तक मिलने का समय नहीं मिला। क्या मैं अब बड़ी बहन शिन के लिए सामान उपलब्ध कराने के लिए यहाँ नहीं हूँ जब मैं स्वतंत्र हूँ? जब जो जियाक्सिन ने लिन युआन के चेहरे पर चमकती मुस्कान देखी और सोचा कि कैसे उसके स्टोर को तुरंत क्लास 4 में पदोन्नत कर दिया गया, तो उसने अपने विचारों को दृढ़ किया। फिर उसने एक गंभीर भाव का उपयोग करते हुए पूछा, लिन युआन, तुम बड़ी बहन शिन के स्टोर के बारे में क्या सोचती हो? जब लिन युआन ने जो जियाक्सिन के अचानक प्रश्न को सुना और उसकी गंभीर अभिव्यक्ति को देखा, तो उसने उस स्टोर पर ध्यान से नजर डाली जिसे जो जियाक्सिन ने क्लास 4 स्टोर में पदोन्नति के बाद साफ सुथरे और करीने से प्रबंधित किया था। इस समय दुकान पर ग्राहकों की संख्या पिछली बार की तुलना में अधिक थी। बड़ी बहन शिन इस स्टोर को बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। बड़ी बहन शिन का कारोबार आजकल खूब फल फूल रहा होगा। वास्तव में जब जो जियाक्सिन ने लिन युआन से उसके स्टोर के बारे में पूछा, तो उसे पहले से ही एक स्पष्ट आभास था और वह जानता था कि वह आगे क्या कहने वाली है। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं।